एंथनी की जो आपने हालत करी है, थोड़ा इसका बताओ कि मैंने फिर बोला कि माँ इज टॉकिंग टू मच, बट इसके बस का घंटा नहीं है कि वो थोड़ा स्लो था। मेरे रिफ्लेक्शंस बहुत फास्ट हैं। एक बार ऐसा हुआ, मुझे लगा मैं ऐसे मिस करके वापस आया हूँ, पंच आके तब लगा। फाइट के बाद भी गड़बड़ हो गई, हाँ क्लिप्स निकल के आए। हाँ कई लोग ये बोल रहे हैं यार नीरज भाई ने तो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई। हाँ बोला तो वो बाहर से ये बोलता हुआ, यू ब्लडी इंडियन, यू रोब्ड द फाइट। मैंने जो बोला उसके बाद उसने बोतल मार दी। होसे सपेदा जो वर्ल्ड चैंपियन है, वो मैक्सिको का ही था और मैंने 2023 में उसके साथ 10 राउंड की फाइट थी मेरी। मुझे लगता है वो मेरी आज तक की बेस्ट फाइट थी। उस फाइट के लिए मेरी सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग थी। उधर से MVP के मैसेज आ रहे हैं, लेट्स मेक इट हैपन, चेक योर DM। वो साला उसके मैसेज भी नहीं दिख रहे, हम और बनाए जा रहे हैं। वो फिर गाड़ी लिख के भाग जाए, जेक पॉल मेरे पे कमेंट, हम फिर गाड़ी पे वीडियो बना दे। ऐसे करके 5-6 वीडियो बना दी हमने। ही इज रेडी टू फाइट इन इंडिया। वो $20 मिलियन मांग रहा है उसका फाइट पर्स। मतलब $50 मिलियन में ये फाइट हो जाएगी और इंडिया के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। उसने एंथनी जोशुआ के साथ थोड़ा ज्यादा पंगा नहीं ले लिया? नहीं, बट मुझे लगता है कि उसको भी लोगों को ये दिखाना था भाई मैं नकली नहीं हूँ। क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो क्या ये फाइटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ये फाइटिंग को बर्बाद करेंगे? जैसे UFC आई तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बहुत कम बात होने लगी थी। बट जैसे जेक पॉल और आए, KSI जैसे लोग आए, वापस बॉक्सिंग की बात हो रही है। वापस बॉक्सिंग की बात हो रही है। 2008 में क्या ड्रीम थे और फिर ओलंपिक्स में नहीं जा पाए, वो कितना बड़ा सेटबैक था। ड्रीम्स ना टूटते रहते हैं और कुछ हमें मिलता है तो हम उससे आगे चलते रहते हैं, ऐसे होता है। तो 2008 में मैं जब यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिया, तो मुझे 2009 में ही सीनियर इंडिया टीम में बुला लिया। मैं यूथ था, 2008 में यूथ नेशनल चैम्पियन बना था। वो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि मैंने उस टाइम सोच लिया था कि मैं बॉक्सिंग छोड़ देता हूँ। 20 साल से आप बॉक्सिंग कर रहे हो, इंडिया का फ्लैग मतलब सीने पे दिल में रख के चलते हैं, पर ये सारी स्ट्रगल किसी को नहीं, कोई नहीं देखता। ये किसी का नहीं, कोई नहीं देखता भाई। ये तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा भाई। ऑलरेडी 1.25 घंटे का हो गया है। मतलब इतनी सारी चीजें। वैसे बोल रहा हूँ कि मतलब यार क्या क्या किया, क्या लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स देखे टू गेट टू दिस पॉइंट। नीरज भाई, हाँ जी भाई, पहले तो थैंक यू। मैं मतलब आई थिंक बॉक्सिंग के, MMA के, कॉम्बैट स्पोर्ट के कैजुअल फैंस तो बहुत हैं, लेकिन फॉलो कम करने वाले हैं। हाँ, बहुत। यहाँ भी आप देखो, मतलब काफ़ी MMA की हाँ, मेरे इवेंट्स में और ऐसे है। तो सबसे पहले तो यार ये एंथनी की जो आपने हालत करी है, थोड़ा इसका बताओ कि फाइट कैसे सेटअप हुई, कहाँ से शुरुआत हुई बात, कैसे ये मतलब किस प्रमोशन, मतलब थोड़ा बिहाइंड द सीन्स बताओ कि कैसे सेटअप होता है। भाई बिहाइंड द सीन्स ये पिछले 1 साल से मेरी 24 में लास्ट नवंबर में फाइट हुई थी। उसके बाद मेरी 2 फाइट्स होनी थी। एक आमिर खान के साथ होनी थी हमारी अप्रैल या मई में। वो रियल लग रही थी? हाँ, रियलिटी थी वो थोड़ी। हाँ, तो वो फाइट होनी थी। बट जब मेरा जो प्रमोटर है, मोस्ट वैल्यूबल प्रमोशंस, नकीसा भी US से दुबई आ गया। मैं यहाँ से, मैं और कुलदीप मेरा दोस्त है किप्पा, हम भी दुबई पहुँच गए और आमिर खान के साथ मीटिंग थी कि लेट्स डू दिस, और सब कुछ डील करनी थी, लाइक क्या था। बट वो मीटिंग के लिए नहीं आया, उसने पहले हाँ कर दिया। वो US से बुला लिया, मुझे मेरे प्रमोटर ने यहाँ से बुला लिया, तो वो फाइट नहीं हुई। अप्रैल या मई में वो फाइट होनी थी। उसके बाद दोबारा फिर फाइट शायद अगस्त या सितंबर में होनी थी स्लिम के साथ, ठीक है। उसने मना कर दिया, वो फाइट नहीं करेगा। तो इस साल कुछ हो ही नहीं रहा था। पूरा साल निकल गया। मैंने नकीसा को बोला, बट हाँ मेरे को भी बहुत इंजरीज थी, है ना, तो सब रिकवर हो गया था। अभी भी है थोड़ी बहुत इंजरी, अभी भी है। इंजरी का भी स्पोर्ट्स पर्सन की ठीक। इससे पहले वाली फाइट जो आपने करी थी, आपने एक पॉडकास्ट में बताया कि वही बहाना नहीं मारने आता, लेकिन बहुत इंजर्ड फाइट करी थी। उसमें मेरी नी में प्रॉब्लम, नी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और इस फाइट में मेरे बाइसेप में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अभी भी है। बट वो एक अलग है। बट उस फाइट में नी में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फुटवर्क नहीं कर पाया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि और ना ही फेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाया। फिर मेरी नकीसा से बात हुई, तो हमें पता लगा कि दिसंबर में मिसफिट्स इवेंट कर रहे हैं एंडुटेट को लेके। एंडुटेट उसका मेन कार्ड रहेगा, दिसंबर में फाइट हो रही है। तो पूरा साल कुछ नहीं हो रहा था। मैंने नकीसा को बोला कि मैं इस कार्ड में खेलता हूँ, और MVP और मिसफिट्स दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बट मेरा जो MVP है, मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस है, लाइक दे आर
वेरी क्लोज टू मी, दे आर लाइक फैमिली। तो उन्होंने फिर बात की मिसफिट से और फिर फाइनली हुआ कि स्लिम मेरे साथ फाइट करेगा दोबारा से, जिसने मुझे सितंबर के लिए मना कर दिया था। हाँ, तो अब वो तैयार है फाइट करने के लिए। हमारा पोस्टर रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया। और मैंने बोला कि अब के बारे में ट्रेनिंग कैंप भी दुबई में करूँगा। और वहाँ पे दुबई में मैंने सब अपने दोस्तों से बात कर ली, लाइक मुझे 2 अपार्टमेंट चाहिए, एक मेरे लिए, टीम के लिए, यहाँ ट्रेनिंग करूँगा, कोचेज से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, सब कुछ डन कर दिया हमने। और मैं दुबई पहुँच गया। जिस दिन मैं दुबई पहुँचा उसी दिन मुझे मैसेज आता है कि स्लिम बैकआउट कर गया है, हाथ का बहाना लगा रहा है, कुछ हाथ टूट गया, ट्रेनिंग में कुछ हो गया, जिसकी कोई वीडियोस भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। वो फाइट से मना कर गया। मैंने बोला भाई ये तो काम खराब हो गया। अब मैं यहाँ पे आ भी गया हूँ, सब कुछ कर लिया। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे जो नकीसा है, जो MVP का मेन गाय है, तो नकीसा से मेरी बात हुई। नकीसा बोला कि हम फाइट 101% कर रहे हैं, दिसंबर में ही कर रहे हैं, मिसफिट्स में ही कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ उनको कोई और ओपोनेंट देखते हैं। तो मुझे ऑप्शन भेजा गया कि एंथनी टेलर के साथ मुझे फाइट करनी है, जो ऑलरेडी मिसफिट्स का लाइट हैवी वेट चैंपियन है, उसके साथ फाइट करनी है। तो मैंने बोला वो वेट तो नहीं मैं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं सुपर मिडल वेट में 165 LBS में, लाइक 76 kg में ये फाइट करेंगे। मैंने बोला डन है, बट मैं वेट गेन नहीं करूंगा, बिकॉज लास्ट फाइट में मैंने आपका वॉक अराउंड वेट कितना है अभी? जैसे अभी कितना 67 है। 67 है। हाँ 67। तो नॉर्मली 76 भी में भी बहुत, हाँ 76 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब। हाँ, वो बट आप अग्री कर गए कि भैया बहुत टाइम हो गया। वॉकिंग मेरा 67 68 यही चलता है, पूरा साल मेरा यही वेट चलता है। मैं इसलिए रखता हूँ कि लाइक अगर मुझे वेल्टर वेट में खेलना है तो 147 में खेलना है, तो मतलब 66 समथिंग है। 154 में खेलना है तो मैं 70 के वाले में हूँ, तो इसलिए हाँ इसी वेट में रहता हूँ। मेजर कट करने की जरूरत नहीं, मेजर कट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज जब मैं मैचर्स में था वो कहानी अलग है, बताऊंगा। उसमें मैंने बहुत वेट कट किया जिसकी वजह से इंजरीज होने लगी थी। तो एंथनी टेलर का ऑप्शन आ गया, बोला 76 kg में इसके साथ करनी है। मैंने बोला डन है, मैं वेट नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने बोला मैक्सिमम वेट जो दे देना है 154 155 उतना दे देना, वी आर ओके, बिकॉज ये प्रोफेशनल रिकॉर्ड में ये फाइट नहीं जाएगी, इसीलिए एंथनी टेलर फाइट करेगा कि रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए, बट तुम्हें ये फाइट करनी है। बट एंथनी टेलर का वॉक अराउंड कितना होगा? वॉक अराउंड वेट वो लाइट है भी है, तो उसका 83 84 था, तो उसको 7-8 किलो काटने हैं, उसको 7-8 किलो काटना था। तो बट वैसे देखा जाए तो 14-15 किलो का डिफरेंस है आपके बीच। हाँ मतलब जिस दिन फाइट हुई उस दिन 15 किलो का डिफरेंस था। हाँ वो तो बात करेंगे अभी कैसे उसने रिकवरी करी। हाँ और वैसे भी मतलब फाइट जब तक डन हुई तो इतना वेट था। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा बोल रहा था कि उसको पता था ही इज हेवियर देन मी, उसके पंचेस में ज्यादा पावर है, और पावर थी भी। तो पर एक बार बताओ सॉरी कि MVP तो जेक पॉल की प्रमोशन है, मिसफिट्स KSI की है। अब KSI नहीं है मिसफिट्स में, बट बिजनेस इज बिजनेस। हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अंग्रेजों का कि लाइक बिजनेस अलग चीज है, पर्सनल चीज अलग चीज है। अगर हम पर्सनल ईगो को साइड में रखे अगर अच्छा बिजनेस बना पा रहे हैं तो हमें करना चाहिए। हाँ क्योंकि वैसे देखा जाए तो जेक और KSI की खुंदक है। हाँ बिल्कुल, बट लोगन और KSI पार्टनर्स हैं प्राइम में। हाँ। तो वही मैं सोच रहा था कि आप MVP के प्रमोशन में रिप्रेजेंटेड हो, और आप मिसफिट्स के फाइट में कैसे गए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा था। और उसके बाद मिसफिट्स में मैं खेला और MVP मेरी शॉट्स पे था। हाँ करेक्ट। तो और ये उन लोगों ने ये फाइट को मिसफिट्स वर्सेस MVP बना दिया था। तो जो मेरी पहले की हमारी कुछ बैठे हुए चेयर पे कुछ है भी है, सब ने यही कॉल किया था इसको कि मिसफिट्स वर्सेस MVP है। तो मेरे कंधों पे और ज्यादा बोझ आ गया और आपने उसको इंडिया के रिप्रेजेंटेशन और बना दिया था। तो वो और भी बोझ था मेरे हिसाब से। मतलब हाँ इंडिया का हो गया, उसके बाद MVP जो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, और वो जेक पॉल भी हो गया, इधर KSI भी हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चीजें थी इसमें, बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। और फिर उसके बाद वही वेट वाली हो गई है ना, तो उसने काटा फिर वेट। हाँ उसने काटा जिस दिन उसका वेंगिंस था, उसके बाल थोड़े बड़े थे। उसने ये बात बोली आई विल टेक रिवेंज, आई कट माय हेयर, ऐसे ही बोला उसने। जिसमें मैंने फिर बोला कि माय इज टॉकिंग टू मच, बट इसके बस का घंटा नहीं है, बिकॉज मेरी इंग्लिश बहुत कम है। तो मैं भूल गया था क्या बोलना, ये लाइन बहुत हुआ था। तो बट इसके बस का घंटा नहीं है, तो मैंने बोल दिया वो। तो उसने बाल कट करके उसने 165 वेट दे दिया था। बट बॉक्सिंग में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, MMA में भी यही होता है। आज सुबह वेट होगा, ऑफिशियल वेंगिंग्स आज सुबह होगा, शाम को पब्लिक वेंगिंग्स होगा जहाँ पे फेस ऑफ दिखाने के लिए। और कल रात को हमारी फाइट होगी। तो 1.5 दिन का गैप है बीच में। 1.5 दिन का, तो अगर हम घंटे काउंट करें तो इट्स अराउंड 32-33 घंटे। तो 32-33 घंटे रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे अगर अमेचर बॉक्सिंग में हमें सुबह वेट देना होता था, शाम को फाइट करनी होती थी, तब भी हम वो 4-5 घंटे में बहुत अच्छी रिकवरी कर लेते थे। तो जब आप, जस्ट फॉर एवरीवन टू नो कि रिकवरी बोलते हो, इसका मतलब लोग
उस 36 घंटे में खाना पीना ये वो करके वापस वेट गेन कर लेते हैं वेट गेन हो जाता है। हाँ। तो जिस टाइम आपका वे इन हुआ तो वो थे 76 है ना वे इन के टाइम। आप थे 70 के आसपास। हाँ, मैंने भी पानी पी के, मैंने 2-3 बोतल पानी पी के ब्रेकफास्ट पूरा करके उसके अलावा 2-3 केले खा के मैंने 154 दिया था शायद। अच्छा, वो फिर तो 69 समथिंग। तो वैसे ही 6-7 किलो का तो वैसे ही हो गया। उसके बाद उस 36 घंटे में उन्होंने वापस 6-7 किलो गेन कर लिए होंगे। हाँ, उस 36 घंटे में तो बढ़िया आराम से। तो जिस दिन एक्चुअली जब आप रिंग में उतरे तो 14-15 किलो का डिफरेंस था। आप बोल सकते हो लाइक इट्स 67 वर्सेस 83 और 84। भैंस बहुत फर्क है यार। मतलब यही तो रीजन है कि कैटेगरीज हैं। यही रीजन है, कैटेगरीज है। बट मैं कैटेगरीज को ब्रेक करता हूँ, मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरी 2023 में एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट थी, होसे सभ्यता के साथ। उसमें मैं सुपर लाइट वेट खेला था, 63 खेला था। और मैं 2016 में 2016 में बिफोर रियो ओलंपिक क्वालिफायर्स में मैं 69 kg खेला था। तब की मेरा वेट चलता था 64 kg। वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स में 69 kg खेला था। तो मेरे लिए यही होता है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपने को अच्छी मिल रही है वो उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो उठाना है उठा लो उसको। तो जब ये फाइट नेगोशिएट हो रही थी अपने एंथनी टेलर वाली, तो और क्या क्या पॉइंट्स से नेगोशिएशन के? एक तो वेट बहुत था, वेट का यही था, वेट का अगर राउंड्स का ये था इसमें। दूसरा ये था अगर वो वेट नहीं देगा पर पाउंड उसको $25,000 मुझे देने पड़ेंगे पर पाउंड। तो अपना तो उसमें भी फायदा ही था। मैं तो सोच रहा 2-3 पाउंड फालतू हो जाए, पेलाना तो है ये इसको, कम से कम $1,00,000 इसमें बन जाएंगे। तो पर वो हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, बना गया वेट वो। हाँ, उसके अलावा मैंने ये बोला था कि मुझे चाहिए था कि मैं हैवियर के साथ खेल रहा हूँ, अपने हैवियर के साथ खेल रहा हूँ, तो मुझे स्पीड का और स्टेमिना का फायदा मिलेगा। तो मुझे था कि मैं इसमें 8 राउंड की फाइट करूँ, पर उन्होंने माना नहीं वो। मैंने ये बात, कंडीशन 2 दिन हमारी चलती रही, इस चीज़ पे नेगोशिएशन चलती रही 2 दिन तक लगातार। मैंने नकीसा को बोल दिया कि ब्रदर मेक इट 8 राउंड। फिर तो MVP वाले आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो? MVP का ही लॉयर जो है वही मेरा लॉयर है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ वही देखते हैं, सब कुछ उसने किया था। तो उन्होंने नहीं माना 8 राउंड के लिए, वो बोले 6 राउंड ही करेंगे। अगर 8 राउंड होते तो मुझे और ज़्यादा मजा आता, क्योंकि 6 राउंड मुझे लगता है बहुत क्विक खत्म हो जाते हैं। हाँ, जो सुन रहे होंगे उनको शायद ऐसा लगे कि 3 राउंड में फट जाती है अमेचर में, तो 3 में हिल जाते हैं। पर मुझे 10-11 साल प्रो करते हो गए हैं, उससे पहले 10-11 साल मैंने अमेचर किया है। तो इट्स टोटल 22 ईयर्स ना। तो मेरे लिए अब 6 राउंड 8 राउंड, मतलब जितने ज्यादा राउंड होंगे उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा। लाइक मैं उसमें ज्यादा स्किल दिखा पाऊंगा, थोड़ा ठहराव हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं रहेगी। अगर एक राउंड मेरे अपोनेंट को मिल भी गया तो मुझे पता है मेरे पास 7 राउंड और पड़े हैं। तो ऐसा है। और जब फाइट चली तो फिर कैसे फीलिंग आई? मतलब जो आपने, ये तो आपको पता ही था कि वो थोड़ा हैवियर है तो पावर होगी पंच में, और मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड था फाइट में? अनएक्सपेक्टेड ये था कि वो थोड़ा स्लो था और मेरे रिफ्लेक्शंस बहुत फास्ट हैं। एक बार ऐसा हुआ, मुझे लगा मैं ऐसे मिस करके वापस आया हूँ, तब मेरे तब 5 पंच आके तब लगा और बहुत जोर की पंच लगा था मुझे। क्या बात कर रहे हो यार। तो जब वहां से पंच निकला तो मैंने मिस करके वापस आ गए, तब आगे मुझे लगा 380 गई, क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। हाँ, तो फिर देन उसके बाद मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की वहीं रिंग में। मैंने पहले राउंड के बाद मेरी स्ट्रेटेजी चेंज थी, मैंने गार्ड करके खेलना शुरू कर दिया था। बिकॉज जो मेरे रिफ्लेक्शंस, जब मैं पहले राउंड में कुछ कर रहा था तो मुझे पंच आगे लग जा रहा था, बिकॉज स्लो था, थोड़ी पावर भी थी, तो वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा था। देन फिर मैंने गार्ड के साथ दूसरे राउंड में चीज़ें की। और जब आप मिड राउंड जब कोच से एडवाइस मिलती है तो वो यूजुअली आप उसको सुन पाते हो, दिमाग चल रहा होता है उतना कि? मैं सबको सुन पाता हूँ, मैं राउंड के बीच में भी सुन पाता हूँ। जो पीछे से चिल्ला रहे होते हैं कोच की, पीछे से चिल्ला रहे हैं, क्राउड में से कोई चिल्ला रहा है। और मेरा दोस्त कुलदीप होता है हमेशा ना मेरे साथ कॉर्नर में। मेरा अब की बारी जो फिलीपींस का कोच था जिसके साथ मैं दुबई ट्रेनिंग कर रहा था, वो भी था, कुलदीप भी था। कुलदीप मुझे नीचे से बता रहा था, वो भी मुझे सुन रहा था, जो कोच मुझे बता रहा था वो भी सब सुन रहा था। और जब एडजस्टमेंट करी तो जो मैं समझ पाया उस फाइट के, कि आपकी हेड मूवमेंट नहीं उसको बर्बाद कर मैंने अगर टोटल नंबर्स अगर उसके पंच मुझे कनेक्ट हुए तो मुझे लगता है पूरी फाइट में मुश्किल से 2, मतलब जिनका पॉइंट मिल सकता है वो मुश्किल से 2 पंच उसके मेरे को टच हुए, मुश्किल से 2। तो जब फाइट खत्म हो गई तो यूजुअली एक चीज जो हम पैटर्न देखते हैं कि भाई
फाइट को हाइप करना तो बहुत जरूरी है, तभी लोग देखते हैं फाइट। हाइप करने में आपसे ज़्यादा बड़ा कोई है नहीं। प्लस आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया वाला वो करा, लाल सूट पहन के, उसके बाद में भी एक इंडिया वाली भसड़ हो गई लीड अप में, तो हाइप तो बहुत हो गई थी। बट एक चीज़ हम देखते हैं कि यार फाइट खत्म होने के बाद एक हम्बलनेस आ जाती है, दो लोग गले मिलते हैं, और कभी कभी जो फैंस स्पोर्ट के नहीं है वो थोड़े हैरान भी होते हैं, यार आप ऐसे लड़ रहे थे, अब फाइट के बाद गले मिल रहे हो, रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। बट एक तरीके से ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप फाइट से पहले जो हाइप करनी है, गाली गलौज करनी है, भसड़ मचानी है, मचा लो, लेकिन फाइट के बाद हाथ मिलाओ, गले मिलो, रिस्पेक्ट दो। हर बंदा फाइटर है, हर बंदे ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, दिन रात लगाए हैं, किसी ने 4-6 महीने कैंप करे होंगे, मतलब मेहनत करी है। बट चला यहाँ फाइट के बाद भी गड़बड़ हो गई। मतलब फाइट के बाद जो क्लिप्स निकल के आए, कई लोग ये बोल रहे हैं यार नीरज भाई ने तो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई। बोला ठीक है, क्योंकि कुछ क्लिप में ऐसा दिख रहा है कि वो आपका मेडिकल चल रहा है, वो आपसे हाथ मिलाने आ रहा है, आपने उसको कुछ गाली गलौज मार दी। उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, और मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिफाई करना है इधर आपको। वो जो वीडियो जिसने बनाई है वो कोई न्यूज़ वाला था, उसका यूट्यूब पे अभी वो वीडियो पड़ी हुई है। जब एंथनी टेलर, मतलब मैं जहाँ पे बैठा हूँ उससे कम 20-25 मीटर से गेट था उसका, और जब एंथनी अंदर आया तो आप देखोगे वो पीछे से वीडियो बन रही है, तो उसमें वो आगे सामने क्या बोल रहा है किसी को नहीं चल रहा। तो बाहर से ये बोलता हुआ यू ब्लडी इंडियन यू रोब्ड द फाइट। तो इतना अपने को ब्लडी भी समझ में आता है, इंडियन भी समझ में आता है, रोड भी समझ में आता है। तो मैंने उसको ये बोला कि What the fuck you are talking about? You don't know about boxing, है ना। तो मेरी सिर्फ ये बात सुनी है और उसकी सिर्फ ये सुनी है, उसने ये सब बोल के यू ब्लडी इंडियन यू रोब्ड द फाइट ये गेट के पास से बोला, और आगे जब तक मेरे पास पहुंचा, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस तो सुनाई यही दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन ही लोगों को सुनाई दिया है। तो और उसके बाद फिर मैंने जो बोला उसके बाद उसने बोतल मार दी। तो लोग ये बोल रहे हैं कि वो तो हाथ मिलाने आया था, बट नीरज ने अच्छे से जवाब नहीं दिया तो उसने बोतल मारी। बट ये लड़ाई ही देश के चक्कर में शुरू हुई थी। उसने बोला था इंडियन बॉक्सर साक्स, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये बोलता हुआ आया था। और उसके बाद जब खत्म हुई तो सेम उसने ये बोला कि तू ब्लडी इंडियन है, तूने चोरी कर ली, फाइट ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैंने फिर उसको जवाब दिया, फिर उसने बोतल फेंकी तो मैंने वो बोतल मिस कर दी, और उसके बाद फिर हम अपना वो सही डॉज करी आपने इतनी फिर रिंग के वो मैं बहुत पास से देख लेता हूँ डॉज वाली चीजें। तो और उसके बाद फिर हम इंडियन अपना देसी लड़ाई में आगे उठा ली कुर्सी। जब मैं और वो ना कैमरे वाला भी मेरी तरफ था, उसके बाद उसने कैमरा घुमा दिया था। तो जब मैं जहाँ पे बैठा हुआ था मुझे डॉक्टर ने पकड़ लिया था, और जो मेरी चेयर थी बहुत भारी थी, अगर वो चेयर प्लास्टिक की होती मैं वही फेंक के मारता उसको। तो मैंने पहले चेयर ही उठाई थी, वो उठी नहीं मेरे से, और टेबल थे मेरे बीच में ना, मैं जंप करके जा नहीं सकता था। फिर मैं घूम गया, फिर पीटता उसको। पर फिर काफी लोग आ गए बीच में, काफी लोग आ गए, फिर उन्होंने फिर मेरे को दोबारा फिर वो चिल्ला रहा था, फिर मैं बाहर जाने लगा, फिर पकड़ लिया। मेरे साथ विपिन गुलिया भाई थे, है ना, उन्होंने भी बढ़िया गाली गुली सुनाई उनको। तो वही था फाइट के बाद। मतलब ऐसा होता है कि हम फाइट के बाद मिलते हैं, अपने अपोनेंट से मिल लेते हैं। और जब मैं अमेचर टीम में था, जब इंडिया टीम में था, तो हम एक वेट के होते थे, हम साथ में रहते थे, साथ में खाते थे। बट ये कैरेक्टर ही दूसरा था। ये जो बंदा था ये बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा था। तो मतलब मेरे को लगता है कि उसको बढ़िया मारा मैंने, जो भी जवाब दिया ना बढ़िया दिया, वो डिजर्व करता था, ये सारी चीज़ें डिजर्व करता था। बहुत सारे अपोनेंट ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे अपोनेंट डिसेंट होते हैं। मैंने जिस अपोनेंट की बात की थी, होसे सपेदा जो वर्ल्ड चैंपियन है, वो मैक्सिको का ही था, और मैंने 2023 में उसके साथ 10 राउंड की फाइट थी मेरी, डजन पे है वो, आज भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। मुझे लगता है वो मेरी आज तक की बेस्ट फाइट थी, बिकॉज मैं अपने वेट में खेल रहा था, 63 kg में खेल रहा था, और मैं एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेल रहा था, और मतलब सब कुछ बेस्ट था। और उस फाइट के लिए मेरी सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग थी। ये वो फ्लाइट थी जहाँ मैक्सिको गए थे? हाँ, जहाँ मैक्सिको जो पूरा ड्रामा है। यस मैं वो पूरी बात करने आता हूँ, पर एक उससे पहले मेरे को एक MVP के चैप्टर क्लोज करना है कि MVP में आपका घुसने की जो प्लान था, जो पूरा जेक पॉल से पंगा लेना, और जेक पॉल से फेस ऑफ करना, और होपफुली अब पता नहीं जेक पॉल को भी फाइट करेंगे कि नहीं, एंथनी जोशुआ के बाद उसका मुंह तोड़ दिया। लेकिन ये एक सेकंड इसकी स्ट्रेटेजी पहले बताओ, उसके बाद उस फाइट पे चलेंगे। तो MVP का क्या था मैं बताता हूँ। ये शुरू हुई सारी चीजें मेरी होसे सपेदा की फाइट के बाद। हम दिसंबर 2023 में, पता नवंबर 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की WBC की कन्वेंशन थी उज्बेकिस्तान में।
मैं उज्बेकिस्तान गया और उज्बेकिस्तान एवेंडर होलीफील्ड के साथ मेरी बहुत अच्छी है। एवेंडर होलीफील्ड वहाँ पे मिला, उसी की अलेक्जेंडर उसिक की टीम के साथ मेरी बहुत अच्छी है। और मेरा मतलब बॉक्सिंग में कोई फेवरेट है तो अलेक्जेंडर उसिक है एज ए कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एज ए ह्यूमन कैरेक्टर बहुत अच्छा है। एज ए बॉक्सर मैं बात करूँ तो मेरे को लोमाचेंको है, वो भी यूक्रेन से। हाँ, तो मुझे लोमा मेरा फेवरेट है। अगर मैं इंडिया में किसी बॉक्सर की बात करूँ तो वो सोम बहादुर पून भैया थे, वो आर्मी में सूबेदार थे। जब हम जूनियर थे वो तब खेलते थे, वो कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट है, तो वो मेरे आज तक के फेवरेट है। मतलब उनकी हेड मूवमेंट, फिर उसके बाद मैंने माइक टाइसन की वीडियोस देखनी शुरू की यूट्यूब पे, उनकी हेड मूवमेंट, लोमाचेंको का फुटवर्क और अलेक्जेंडर उसिक का कैरेक्टर, ये मुझे बहुत फेवरेट है मेरी ये चीजें। तो हम उज्बेकिस्तान में थे, इन सबसे मैं मिला, माइक टाइसन से मैं वहाँ पे मिला और मैं अपना यमुनानगर वापस आ गया। उस टाइम तक मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं था। और उस टाइम तक सीरियस बॉक्सिंग में ज़्यादा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ज़्यादा फोकस था इन अ वे। हाँ, मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कर रहा था, मैं 2016 से प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा हूँ, बट इंडिया में किसी को नहीं पता था प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। तो दिसंबर में आया घर पे मैं, तो संगम है, संगम वैज्ञानिक, जो मेरी हर फाइट में वॉक इन के टाइम पे गाना गाता है, वो भी यमुनानगर से ही है। तो वो मेरा दोस्त है, हिज लाइक यंगर ब्रदर। तो मैंने बोला संगम यार ये 2-4 फोटो है मेरी माइक टाइसन की, एवेंडर होलीफील्ड की, अलेक्जेंडर उसिक की, सारे वर्ल्ड चैंपियन है ये, इनके साथ मेरी फोटो डाल के रील बना दे यार, मेरे इंस्टा पे डाल दे। बोला नहीं भैया ये ऐसे नहीं करते, इन लोगों को इंडिया में जानते ही नहीं है। बहुत लोग सिर्फ माइक टाइसन को जानते हैं और वो बॉक्सिंग के बारे में मतलब किसी को कुछ नहीं पता। उसिक को कौन जानता होगा, लोमाचेंको को कौन जानता, कोई नहीं जानता। तो बोला कि इनके बारे में हम बताते हैं, हम रील ऐसी बनाते हैं कि ना जिससे लोगों को हम बता सकें कि तो क्या आपको पता है ये कौन है, ये है माइक टाइसन। अब आप सोच रहे हो कि मैं इनके साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नीरज गोयल 3 बार एशिया चैंपियन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। हमने ये वीडियो, मैंने बोला चल ठीक है ये बनाते हैं। मैं बताऊं, मुझे ना मतलब जेनजी के साथ रहना, अभी अल्फा भी बड़े हो रहे हैं उनके साथ रहना, जो भी बच्चे, मतलब मुझे अलग अलग क्रिएटिव चीजें करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। ये बचपन से ऐसा ही है। मैं बॉक्सिंग में भी इसीलिए घुसा हूँ, बताऊंगा ये बाद में। तो मुझे क्रिएटिव कुछ ना कुछ उल्टा काम होना चाहिए, मुझे मजा आएगा। हमने वीडियो बनाई, डाल दी, बोला कल डालेंगे, मैं आज ही डाल, किसी ने घंटा नहीं देखनी है, आज ही डाल। वो डाल दी। उस टाइम कितने फॉलोअर होंगे आपके? 35-36 हजार बस। हाँ, कुछ भी नहीं। और उस टाइम पे देखो मैं वर्ल्ड चैंपियन जो होसे सपेदा था, उसके साथ फाइट करके, डजन पे फाइट करके, और बहुत अप्रिसिएशन मिला था उस फाइट। हाँ, उस फाइट को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था, जो हालात से आपने वो फाइट करी है। हाँ, तो मतलब वो और यूएस में लोगों को मतलब लगता था इंडिया में बॉक्सर ही नहीं है। उस फाइट के बाद लोगों को पता चला था। हमने वो वीडियो डाल दी और रात को शायद 7-8 बजे डाली वो वीडियो, आज भी पड़ी होगी वो। और मैंने 1 घंटे के बाद, मैं सोया नहीं था, 9:30-10 बजे मैंने संगम को फोन किया, अरे मुखैर 2 लाख लोगों ने देख ली वीडियो है, 200K व्यूज हो गए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। मैं 2 लाख कह रहा, सच्ची भैया? मैं देखा, उसने देख ली तो वो तगड़ा काम हो गया। सुबह देखी 3.5 मिलियन हो रही है, वो तो लाइक हो रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं। उसकी माँ का यो क्या हो गया, सौदा बदल गया, ये कहाँ से हो गया। हाँ, तो हमने वो वीडियो अच्छी चली। फिर संगम बोला कि हम ऐसा ही कुछ बनाते हैं, ऐसे हम पहले तो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम कौन है, इंडिया को बताते हैं who we are, है ना, who I am। तो वो बताना शुरू किया लोगों को। ये हो गया। तो आमिर खान की बात आ गई, उसमें होसे सफेदा की वीडियो डाली हमने कि मैं इस वर्ल्ड चैंपियन के साथ लड़ा था। और जहाँ अप्रिसिएशन से बात हुई थी ना, जो अपोनेंट वाली बात हुई थी, इसी में बताता हूँ। होसे सफेदा से मैंने फाइट की, वो वीडियो मेरे पास पड़ी होगी, हम बाद में देखेंगे भी। तो अगले दिन ना मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया हुआ था, 3-4 हजार लोग देख रहे थे जो बॉक्सिंग के कट्टर फैन है। तो होसे सफेदा पीछे से आ गया अपनी फैमिली के साथ। और मैंने बोला कम कम ब्रदर, उसका मुंह सूजा हुआ था, वो बोलता है लाइक ही इज अ वॉरियर। उसने एक बात वीडियो में बोली, वीडियो मैंने डाली भी, हाँ, लाइव बोली ही इज अ वॉरियर, ही इज अमेजिंग, माय हैंड्स आर स्वेल्ड, लुक आई ट्राइड टू नॉक हिम डाउन बट ही वाज नॉट। तो उसने होसे सफेदा ने अप्रिशिएट की। तो आज तक मतलब मुझे लगता है कि वैसा अपोनेंट से मतलब बात करने में मजा आता है, बट एंथनी टेनर से मैं बात करूंगा ही नहीं कभी, ऐसा लगता है। तो उस फाइट के बारे में हमने डाला और चीज ऐसे करते करते हो गया बहुत कुछ। तो 5-10 वीडियोस में खत्म हो गया काम और मजा आने लग गया। 1 लाख फॉलोवर हो गए। तो अब मजा आने लगे। हाँ, मार संगम यार क्या करें ट्रेनिंग डालें। संगम बोलता है भैया ये साला जेक पॉल को चैलेंज किया जाए। अच्छा, मैंने बोला यार इनको ना दोनों संगम असली स्ट्रेटेजिस्ट है पीछे। हाँ,
तो मतलब हम दोनों डिस्कस करते हैं। और भी टीम है ना हमारे उसमें है, रोहित है और उसके बाद एक S4 है, शिवम है, यशपाल है, मेरी टीम में काफी बच्चे और हमारे बड़े दोस्त हैं, फिर संगम और की एज के हैं, फिर उससे छोटे बच्चे भी हैं। सब अलग तरीके से सब अलग तरह से सोचते हैं। फिर हाँ जनरेशन को देख के, जैसे कल भी मेरे साथ थे, उन्होंने कल मेरे को कैसे कहा था, बम्बा क्लाट पता नहीं क्या होता है, तो नया वर्ड सिखाया, तो वो मेरे पास वीडियो पड़ी है। तो कल मेरे पास यूके के बच्चे थे, यूके एम्बेसी में रहते हैं वो बच्चे भी अपने फैन है मुझे, दो उनके साथ भी 5-6 साल हो गए मुझे बात करते हुए, वो मेरे पास उन्होंने बम्बा क्लाट सिखाया था उन्होंने मेरे को। अब आपको भी नहीं पता होगा, हाँ बम्बा क्लाट जो भी होंगे ना इस वीडियो को जो भी देखेंगे, वीडियो कट जाएगी, यू फकिंग बम्बा क्लाट, ये चीजें उन्होंने कल मेरे को सिखाई। तो मैंने क्या है बम्बा क्लाट, ये तो बता दो। फक यू टाइप की चीज होती है। नहीं अच्छा नहीं, तो ऐसा जनरेशन अल्फा या बीटा में पहुंच चुकी बात। तो ऐसा है। तो कल उनसे वो सीखा, तो हम फिर डिस्कस किया। मैंने बोला यार संगम, मैंने ना जब लोगन पॉल, लोगों को बहुत कमों को याद होगा, मेरे पास शायद वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट आज भी पड़ा हो, तो लोगन पॉल ने मेवेदर के साथ एग्जीबिशन मैच किया था। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने ट्वीट की थी, तो ट्विटर पे भी घंटा नहीं कोई पूछता था अपने को, तो मैंने उस टाइम पे ये ट्वीट की थी, किसी से लिखवाई थी भाई, है ना, लोगन पॉल, जैक पॉल, व्हाटएवर पॉल, आई एम रेडी टू फाइट, लेट्स मेक इट इन इंडिया। मैंने बोला, उस पे 3-4 लाइक आए थे मुश्किल से, ट्विटर पे 4-5 रीट्वीट हुई थी। अरे वहाँ कुछ नहीं, उन्होंने देखी भी नहीं थी वहाँ यार मेरी ट्वीट। कह रहा नहीं, अब अपने को लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा बनाते हैं, बोला चल बनाते हैं। फिर मैंने बोला इस तरीके से नहीं, इसको थोड़ा सा आज रात को नहीं, कल बनाएंगे इसको स्पेशली टाइम लेके। तो फिर हमने अगले दिन वो वीडियो बनाई, हमने डाल दी। अगले दिन सुबह मुझे फट गई वीडियो, सर्दियां थी, संगम का मुझे फोन आया, जैक पॉल ने कमेंट किया हुआ है, पिन कर दे तो कर दो उसको। मैं सारा कमेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे कमेंट नहीं ढूंढना आ रहा, इतने कमेंट आए हुए हैं उस पे, मुझे कमेंट नहीं ढूंढ रहा। मैंने फिर उसको बुलाया, फिर उसने किया, फिर ऐसे ऐसे करके हमें पता ही नहीं लग रहा था कि उसकी टीम हमें रीच आउट कर रही है। डीएम इतने आते थे, पता ही नहीं लग रहा था। वो बोलते हैं उधर से एमवीपी के मैसेज आ रहे हैं, लेट्स मेक इट हैपन, चेक योर डीएम, वो साला उसके मैसेज भी नहीं दिख रहे, हम और बनाए जा रहे हैं। वो फिर गाड़ी लिख के भाग जाए, जैक पॉल मेरे पे कमेंट, हम फिर गाड़ी पे वीडियो बना दें, ऐसे करके 5-6 वीडियो बना दी हमने। हमें पता ही नहीं लग रहा साला वो मैसेज कर रहे हैं। मैंने बोला, कुलदीप ने बोला कि, मैंने बोला कुलदीप को कि पता करिए फाइट कब हो रही है इनकी, हम वहीं चलते हैं। वहाँ साले जवाब तो दे नहीं रहे, और जहाँ पे वो जवाब दे रहे थे मेरे कमेंट्स में जवाब हमें पता ही नहीं लग रहा। हम उनका रिप्लाई कर देते थे, उनको देख के मैसेज को रिप्लाई, हमें एमवीपी का ही नहीं पता था। अच्छा, तो हमें एमवीपी का नहीं पता था कि इसकी कंपनी हाँ एमवीपी का हम देखते नहीं थे, हम जैक पॉल को टारगेट कर रहे थे, वो गाड़ी लेके भाग जाता था, हम फिर लिखते रहते थे। मैंने बोला यार पता कर साला इनका इवेंट कहाँ हो रहे हैं, साला को अब अपनी बढ़िया हाइप बन रही है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके पकड़ते हैं इसको, ठीक है। तो पोर्टो रिको पता लग गया कि मैंने मार्च में वो फाइट थी। मैंने बोला भाई मेरा तो वीजा है, तुम दोनों अपना वीजा कराओ जल्दी जल्दी। हमने जल्दी में उनका 7-8 दिन में वीजा आ गया, टिकटें करवा ली, मैं कुलदीप और किप्पा पहुंच गए पोर्टो रिको। वहां पे जाके भी वीडियो डाल दी, हमें फिर नहीं पता चल रहा कि एमवीपी हमें मैसेज कर रही है। हमने फिर जैक पॉल का कमेंट देख लिया कि जैक पॉल का कमेंट कर दिया, लेट्स मीट ऐसे करके, उन्होंने मुझे डीएम कर दिया, 4 PM क्लब के बाहर देखता हूँ तुझे। वो मतलब उसी कैरेक्टर में है और मैं भी उसी कैरेक्टर में, उस कैरेक्टर से बाहर ही निकल पा रहा। दोनों हाइप बनाए जा रहे हैं, दोनों हाइप ही बन रही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं एमवीपी से मिलना भी है। तो पहली बारी जब हम उसके क्लब के बाहर गए, जब वो सारा सीन हुआ पूरी, उसके बाद वहां पे एक बंदे ने बोला, नकीसा भाई तेरे से बात करना चाह रहा है, ऑलरेडी एमवीपी ने तुम्हें मैसेज किया। उसने मुझे मैसेज दिखाए, फिर मैंने उसका रिप्लाई किया, और अगले दिन फिर मुझे नकीसा मिला। नहीं, पर एक बात है, उस टाइम जब सीन हुआ, जब कैमरा बंद हुए, तो भाई बंदी थी कि असली में थोड़ी सी बसड़ नहीं, उसके बाद वही हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी सी भाई बंदी वाली बात, उसने बोला कि पॉडकास्ट करते हैं कुछ, मेरे घर पे आ जाना, ये टीम है ले आएगी। तो किप्पा बोलता है चल चलते हैं, घर पे चलते हैं, पॉडकास्ट करके आना। तो फिर हमने पॉडकास्ट, मतलब जैक पॉल से मेरी कुछ ज्यादा बात नहीं है, मेरे को ये था कि हम अब अलग स्टेज पे आए हुए हैं, हम जितनी चीजें कर सकते हैं कर लेते हैं। देन अगले दिन मुझे नकीसा मिला, फिर नकीसा बोलता है कि ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, अगर तुझे एमवीपी के साथ साइन होना है तो कुछ फाइट्स करनी पड़ेगी। मैं तुझे साइन नहीं कर रहा हूँ, लाइक यू आर एमवीपी इंडिया, और तुझे जहां पे मन करे तो वहां पे कर सकता है, बट हम इस चीज को प्रॉपरली कर पाएंगे इस चीज को। ये नहीं कि बस किया और लड़ाई करी और निकल लिए, वैसा नहीं होगा।
तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि MVP में साइन करे तो MVP में फिर फाइट्स दिलवाएंगे। हाँ, MVP में फाइट करेंगे, तुम दोनों एक कार्ड में फाइट कर रहे होगे। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जब हमारी माइक टायसन के कार्ड में फाइट थी तब भी मेरा और जैक पॉल का फेस ऑफ हुआ था। उस टाइम पे बोला था उन्हें सी यू इन इंडिया, और ही इज रेडी टू फाइट इन इंडिया। वो $20 मिलियन मांग रहा है उसका फाइट पर्स, $20 मिलियन, उसके मतलब $50 मिलियन में ये फाइट हो जाएगी। और इंडिया के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। जब हम क्रिकेट में इतने पैसे लगा देते हैं तो बहुत बड़ी फाइट बन जाएगी। वर्ल्ड वाइड है यार, पेपर व्यू से सब कमा सकते हैं। तो अगर कोई इस बात को सुन रहा होगा, अगर भाई आप सुन रहे हो तो लेट्स मेक इट हैपन। जैक पॉल वर्सेस नीरज गोयत, इट विल हैपन इन इंडिया 101%। $20 मिलियन वो फाइट पर्स मांग रहा है। नेगोशिएशन करके थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे लगता है इस फाइट की टोटल कॉस्ट $50 मिलियन तक आ जाएगी। अगर वो 20 लेगा तो 10 तो मेरे को भी मिलने चाहिए मिनिमम। इक्वल होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं तो मतलब उसका कुछ और नाम है, जबड़ा टूटा है ना उसका। अब आपको मुंह पे टच नहीं करने देगा वो। तो मतलब ये है उसकी कॉस्ट। और ये फाइट कभी भी हो सकती है। MVP इज रेडी, बिकॉज ये US में इसलिए फाइट नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे स्टेडियम में नीरज गोयत को देखने नहीं आएंगे, जैक पॉल को देखने आएंगे। और मतलब वो फाइट हाइप हो सकती है वर्ल्ड वाइड कि एक इंडियन उसके साथ लड़ रहा है। बट वो फाइट अगर इंडिया में हो अलग ही लेवल, तो अलग लेवल पे हो जाएगी। उसके लिए कोई बढ़िया टीवी पेपर व्यू सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। भाई एक बात बताओ, उसने एंथनी जोशुआ के साथ थोड़ा ज्यादा पंगा नहीं ले लिया? नहीं, बट मुझे लगता है कि उसको भी लोगों को ये दिखाना था कि भाई मैं नकली नहीं हूँ। मैं और इस बात में मुझे एक ये भी लगता है, जब मेरी लास्ट ईयर फाइट हुई बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया नीरज ने तो फाइट कर ली विंडरसन नूनस के साथ, वो तो यूट्यूबर था, ये था। किसी ने उसकी हिस्ट्री चेक नहीं की। नहीं, वो लेजिट फाइट ऐसा नहीं। उसने फाइट जो पोपो करके एक वर्ल्ड चैंपियन था ब्राजील का, उसके साथ भी फाइट की है उसने, अच्छी फाइट करी है। बट अब मैं उन लोगों को जवाब दूंगा, जब एक ओलंपिक मेडलिस्ट जोशुआ, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एक यूट्यूबर जैक पॉल के साथ फाइट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जैक पॉल और ने बॉक्सिंग को उठाया है। भाई ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी ने माइक टायसन से, मेरे ख्याल से रोगन या किसी ने पूछा था कि आप तो हार्डकोर, मतलब जो फाइटिंग वर्ल्ड है उसके मतलब वो आपने जिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, कि यूट्यूबर्स आ रहे हैं, एमेच्योर्स आ रहे हैं, क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो क्या ये फाइटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ये फाइटिंग को बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि आप भी ओरिजिनली तो उस वर्ल्ड से हो। भाई ऐसा नहीं है कि आप कोई यूट्यूबर उठ के अब लड़ाई कर रहे हो। आप तो मतलब WBC 3 टाइम एशिया चैंपियन, बॉक्सर बन के फिर इन्फ्लुएंसर वाली कैटेगरी में, क्रिएटर वाली में आप उसी उल्टी कैटेगरी से गए हो, जो जैक पॉल के ऑपोजिट, रिवर्स, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये यूट्यूब फाइटिंग के लिए अच्छी है कि वो फाइटिंग को बर्बाद कर रही है? नहीं भाई, मुझे लगता है ये बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप 7-8 साल पहले की बात करो, जैसे UFC आई तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बहुत कम बात होने लगी थी। बट जैसे जैक पॉल और आए, KSI जैसे लोग आए, वापस बॉक्सिंग की बात हो रही है। तो उनके आने से बॉक्सिंग ग्रो हुई है। बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, आर्ट है, बॉक्सिंग आर्ट है। मैंने खुद MMA की 2 फाइटें की हैं, और MMA मैंने 72 kg में फाइट की थी पहले, SFL में बहुत लात लगी थी भाई, 200-300 लात लगी थी भाई, बढ़िया लात खाई थी। और वो आप उसके लिए ट्रेंड नहीं हो? आप मैं ट्रेंड नहीं था। और संदीप यादव के साथ मेरी फाइट हुई थी, अपना भाई है वो भी। वो बोलता भाई अगर तू पहले राउंड में ना गिरता, दूसरे में हाथ जोड़ लेता भाई, तूने खत्म कर दिया था। मैं वो बोल रहा था, वुशु में मैं किसी को एक लात मार के वापस मुड़ के चला जाता था, मुझे पता लग जाता था। हाँ। फिर उसके बाद मुझे ये था कि साला बॉक्सिंग वाला हार कैसे गया MMA में। मैंने दूसरी फाइट की मोहम्मद फराद के साथ। अच्छा। वो मोथाई का था, और उसमें केज भी बड़ी थी। अगर संदीप के साथ भी मेरी केज बड़ी होती तो मैं फुटवर्क करके बच जाता। तो फिर मैंने फुटवर्क, जो बॉक्सिंग वाले फुटवर्क करके पहले 1-1.5 राउंड मैंने फराद को थकाया, फिर मारा, और फिर मैं MMA की फाइट जीत गया। फिर मेरे को लगा मैंने छोड़ दिया कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरा करियर अच्छा है और मैं ये नहीं करता। बस यही था। बट जो बात हम कर रहे थे, यूट्यूबर्स ने बॉक्सिंग को उठाया है। अब आप ये देखो ना, यूट्यूबर्स ने इतना बॉक्सिंग को उठाया है कि जोशुआ को कोई पूछ नहीं रहा था। 2012 का ओलंपिक चैंपियन था वो, तो जोशुआ को वर्ल्ड वाइड लोग नहीं जानते। जैसे ही उसने जैक पॉल को मारा, उसको लोग जानने लगे। जैसे ही उसने जैक पॉल को मारा, लोग उसको जानने लगे। यार मतलब मैं तो जोशुआ, मतलब जैसे बॉक्सिंग फॉलो करता हूँ, तो हमारे लिए तो जोशुआ है। यस। तो लगता है जोशुआ क्यों फाइट कर रहा है। बट दुनिया के लिए जानने गए कोई बंदा, लोग जान गए, पैसा बहुत अच्छा मिल गया।
नेम फेम क्या चाहिए एंड ऑफ द डे। तो जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था उन्हीं के लिए जवाब दे दिया जोशुआ ने कि ओलंपिक चैंपियन जब यूट्यूबर के साथ लड़ सकता है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भाई उसने, और जो फ्रांसिस नगानो के साथ उसने हालत करी थी। हाँ वही तो कह रहा हूँ। और उसके बाद मतलब यूट्यूबर भी कोई वो नकली नहीं है। जैक पॉल इज डूइंग बॉक्सिंग फ्रॉम लास्ट 8 years और सीरियस बॉक्सिंग करता जा रहा है वो, और इम्प्रूव करता जा रहा है। और कुछ उसने रूल्स भी अच्छे नेगोशिएट किए थे। आई थिंक रिंग साइज थोड़ा बड़ा था, वो भी इंटरेस्टिंग था। तो भाग ही कैन डांस अराउंड थोड़ा, वो फुटवर्क कर सकता था। प्लस आई थिंक और क्या था कि वो भी था ना कि 2 बार या 3 बार अगर नॉकडाउन हो तो वैसे नॉर्मली बॉक्सिंग में वो हो जाता है कि मतलब अगर नहीं नॉकआउट हो जाता है, बट इसने नेगोशिएट किया था कि वो नहीं होगा क्योंकि उसको पता था गिरेगा तो सही है। बट एक हार्ड तो दिखाया उसने। हार्ड दिखाया तो मतलब जैक पॉल ने इसलिए फाइट की है। तो मतलब मुझे लगता है कि बॉक्सिंग के लिए यूट्यूबर्स और ये सारी चीजें बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने शोज करने शुरू किए, लोग बॉक्सिंग को जानने लगे, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को जानने लगे। पहले मैं ही बता रहा हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन केंजू है चाइना का, उसको मैंने हराया भाई 2014-15 में। कौन पूछ रहा है, किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं पता। और आज के टाइम में अब निशांत खेल रहे हैं यूएस में, निशांत देव अपना छोटा भाई है, उसको सब पूछ रहे हैं। फैजान अनवर है, फैजान अनवर है, अभी उसने रशिया वाले को मारा है भाई, WBA का कौन सा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लिया, किसी को नहीं पता था। बट अब मैं जैसे आने लगा हूं तो मेरे पीछे जो लाइन में बच्चे हैं ना भाई, बिल्कुल उनके लिए वो बिल्डिंग इजी हो गई है। मेरे स्ट्रगल की बात करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा है, बट मैं चाहता हूँ बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। बट ये स्विच देखो 2023 तक, मतलब मेक्सिको वाली फाइट तक, मतलब जितना मैं आपको जान रहा था तो एक प्रोफेशनल फाइटिंग की मतलब पीक पे आप चलते जा रहे थे, और ऐसे उम्मीद थी कि शायद इंडिया से कोई टॉप 5 टॉप 10 वर्ल्ड चैंपियन निकले, और उसके बाद आपने एकदम से फिर स्विच मार लिया। मतलब एक तरीके से मैं सीरियस तो है पर सीरियस नहीं भी है एक तरीके से। नहीं ऐसा क्यों, मतलब इस पैसा रीजन है या विजिबिलिटी नहीं मिल रही थी या क्या रीजन? नहीं, मुझे आज भी अगर कोई अच्छी फाइट मिलेगी, कुछ टाइटल की कोई फाइट मिलेगी, मैं 101% करूंगा। मेरे को तो बॉक्सिंग ही करनी है। ऐसे मेरे को किसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर के मारने, ऐसे किसी बॉक्सर के मारने। अब एंथनी टेलर के साथ मैंने फाइट किया, देयर इज नो टाइटल, बट बहुत अच्छा था भाई वो। बहुत हैवी पंचेस थे उसके, और वेट डिफरेंस है, आपने वेट डिफरेंस बहुत ज्यादा था, मतलब पावर बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा था वो। अच्छा था तो मैं मतलब देयर इज नो टाइटल, बट फाइट बहुत अच्छी थी। होसे सपेदा के साथ देयर इज नो टाइटल, बट वो तो वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट कर रहा था। उसका बताओ यार। अब मैंने मतलब जितना मैंने सुना है कि वो जर्नी तो पहले आपके लिए क्रेजी थी, वहां पहुंचना मेक्सिको। नहीं, अपनी सारी लाइफ की जर्नी भाई क्रेजी। पहले मेरे को मेक्सिको को बताओ कि कहाँ से आई वो फाइट, और उस टाइम आप किस जोन में थे, फिर कैसे पहुंचे, थोड़ा उसका बताओ। वो फाइट भाई मेरी 2023 में मार्च में हुई थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कब हुई थी। मार्च में हुई थी, मतलब पहले 6 महीने में हुई थी। तो कुलदीप का मुझे फ़ोन आया, बिकॉज कुलदीप मैनेज करता है मेरे बॉक्सिंग की ज़्यादा चीज़ें। तो कुलदीप का मुझे फ़ोन आया कि मैक्सिको का है भाई, होसे सपेदा करके, और उसके साथ फाइट करनी है। टॉप फाइटर है। हाँ, टॉप फाइटर है, और वर्ल्ड WBC का वर्ल्ड सिल्वर टाइटल भी है उसके पास है, और पहले अपने साथ करेगा। फिर उसकी फाइट रायन गार्सिया के साथ होनी थी, बट वो किसी तरह उनकी डील नहीं हुई, मुझे नहीं पता XYZ। तो उसके साथ फाइट है, करेगा, कर लेंगे। मैं क्या दिक्कत है, मैं ट्रेनिंग में भी था, कुछ भी नहीं था, तो मैं कर लेंगे, पर कोई चक्कर नहीं, इंजरी कुछ नहीं थी, बेस्ट था सब कुछ। और वेट भी परफेक्ट था। वेट 65-66 होगा मेरा। मतलब तो जो कैटेगरी में फाइट कैटेगरी सुपर लाइट वेट में खेलना था मुझे, लाइक 63 पॉइंट समथिंग था, तो मुझे 2-2.5 किलो कट करना था। वो अगर मैं ट्रेनिंग में जाता तो हो जाता। तो बोला भाई ठीक है, डन है। उसने वहां पे बोल दिया, और गोल्डन बॉय प्रमोशंस में फाइट होने थी, उसका डिला होया गया है वो, तो उसमें फाइट होने थी। मतलब डन ना भाई, करते हैं इस फाइट को। तो उस टाइम आप किसी प्रमोशन के साथ नहीं थे, आप किसी के साथ इंडिपेंडेंट हो एक तरीके से, किसी के साथ नहीं थे। मतलब डन है, इसको करते हैं भाई। तो बोला 10 राउंड की फाइट है, मैक्सिको में फाइट है, गुadalajara में फाइट है। तो गुadalajara और मैक्सिको मेरे बहुत नजदीक है भाई। ऐसे क्यों है? जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, अमेचर बॉक्सिंग मैंने 2006 में स्टार्ट की थी, और 2008 में मैं यूथ नेशनल चैंपियन बन गया था। इंडियाज मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिल गया था मुझे 2008 में। मैं 2008 में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिया था, और 2008 में ही पहली बारी मैं जहाज में बैठ के कहीं खेलने के लिए गया था, वो गुadalajara था।
पहला फाइट, पहला, हाँ, वर्ल्ड टाइटल, वो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, हाँ, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब था कि मतलब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा हूँ और मैं वाया KLM में गया हूँ, मुझे आज तक याद है। हमें ब्लू कलर का हमारा इंडिया का वो है जर्सी पहन के, कोट पहन के, हाँ, वो डाल के गए हैं। यूरोप में हम फ्रैंकफर्ट थे, तो मुझे पूरा रूट याद है। मतलब वो बहुत कनेक्टेड था, मतलब पहली बार हवाई, एक वो क्यूरियोसिटी होता है ना, जब बच्चे सब देखते हैं। मुझे मैंने कैसे हो गया पहली फ्लाइट है, कैसे बैठना, क्या करना, तो इसलिए मुझे जैसे ही आया ना 2023 में, मैंने बोला 15 साल के बाद यार सेम वही जाना। और मैंने एक पोस्ट भी की है भाई, फोटो भी है, 2008 2023 अमेचर टू प्रो। तो मैंने, तो इसलिए मैंने बोला कि यार पक्का चलेंगे वहाँ पे, चाहे फाइट पर कुछ भी मिले। पता नहीं था कौन फाइटर है क्या। नहीं, मैंने देख लिया था वर्ल्ड मेरा, वहाँ कोई नहीं पेल देंगे साउथ पा, क्योंकि साउथ पा के साथ भाई आज तक मेरी हिस्ट्री है। मैं साउथ पा के साथ कंपटीशन में बहुत जबरदस्त खेला हूँ, जितने भी अमेचर में भी। मैंने साउथ पा से कभी हारा ही नहीं हूँ मैं आज तक। बहुत लोगों को ऑर्थोडॉक्स को साउथ पा के साथ खेलने में दिक्कत आती है, पर मुझे कभी दिक्कत नहीं आई भाई। मैंने 0-0 से भी हराया है, हाँ, तो मुझे बहुत ईजी होता है। तो मैंने बोला करेंगे भाई, गुदलहारा चलेंगे। और पता नहीं मुझे क्यों अंदर से लग रहा था कि जिस स्टेडियम में मैं 2008 में खेल रहा था वहीं पे ये फाइट होगी, और वहीं पे वो फाइट थी भाई, उसी स्टेडियम। मतलब होती है ना चीजें बहुत करीब, दिल के बहुत करीब। अब लोगों को पता ही नहीं है मैं कब से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो 2008 की वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप टू प्रो, सीधा प्रो वर्ल्ड टाइटल के वर्ल्ड चैंपियन के साथ। तो मैं पहुंच गया। मैंने बोला ठीक है, डन है भाई, करते हैं ये फाइट। मैंने बोला यार फाइट करनी है तो मुझे 10 दिन तो पुणे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जो मेरी फेवरेट जगह है, वहाँ से शुरू हुई थी। तो भाई मैंने बोला मैं वहाँ करता हूँ 10 दिन के लिए। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेरा दोस्त है एक मदन कोच, मदन लाल है, 10 बारी 9 बारी नेशनल चैंपियन है भाई। तो मैंने बोला भाई मैं वहाँ जाता हूँ 10 दिन। मैंने मदन को बोला भाई मैं स्पारिंग करूंगा, एक टाइम बढ़िया स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करूंगा, स्पारिंग करूंगा। तो जब आपको फाइट मालूम पड़ी 10 दिन से पहले, तब कुछ ट्रेनिंग में थे थोड़ा बहुत? पता नहीं 15 या 18 दिन पहले। हाँ, मैं ट्रेनिंग में हमेशा ही रहता हूँ, लाइक फिटनेस में, फिटनेस ट्रेनिंग में मैं बॉक्सिंग की चीजों से दूर रहता हूँ। लाइक बॉक्सिंग में मैं पंचिंग बैग मार लूंगा, इतना ही है ना। पैड नहीं करूंगा, स्पारिंग नहीं कर रहा हूँ, रनिंग नहीं कर रहा हूँ। रनिंग कर रहा हूँ तो जो मेरे जिम की हिसाब से, फिटनेस वाइज हो, पर बॉक्सिंग वाइज नहीं है, तो उतना फिट होता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, उनको बोल दे जिस भी तारीख की फाइट थी तो उससे 3 दिन हम पहले वहां पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल फाइट 25 तारीख की है, तो मैंने बोला हम 21 को वहां पहुंच जाए, 21 की फ्लाइट करा ले, एक दिन वो वैसे ही पीछे है, तो हम 22 को वहां पे पहुंच जाए, 22, 23 और 24 को वेट करके हम 25 को फाइट कर लेंगे। पूरा टाइम डिफरेंस ही बहुत हैवी है। हाँ, टाइम डिफरेंस है। तो बोला ठीक है। तो हमने पूरा टाइम कैलकुलेट किया कि 10 दिन अपने पास बचे हुए हैं पूरे बढ़िया ट्रेनिंग के। मैंने बोला 10 दिन में 10 दिन के लिए 10 राउंड के लिए मैं तैयार हूँ। 10 राउंड की फाइट थी। मैं चला गया पुणे, बढ़िया ट्रेनिंग कर ली, सारा कुछ हो गया। कुलदीप बोलता है भाई उनकी टिकट आ जाएगी, मैं दिल्ली आ रहा हूँ और तू पुणे से दिल्ली आ जा। मैं आ गया 20 तारीख को, मान लो 20 तारीख को मैं दिल्ली पहुंच गया, और 21 की मान लो हमारी फ्लाइट होनी है। तो संडे भी था कुछ, तो मैंने बोला 21 को ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वहाँ पहुंचेंगे, हमारा 24 घंटे का रेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे 2 दिन बढ़िया सी ट्रेनिंग करके वेदर के हिसाब से सारा कुछ हो जाएगा, डन कर लेते हैं। तो भाई हम मैं आ गया 20 को दिल्ली, 21 की फ्लाइट नहीं आई, टिकट ही नहीं आई उनकी तरफ से, नहीं आई। बोल रहे कल। तो ये सब गोल्डन बॉय वालों के साथ नेगोशिएशन, मतलब कोऑर्डिनेशन, सब कुछ डन हो गया, शायद उनको टिकटें नहीं मिल रही होंगी, उनको सस्ती उठा रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। बोला 22 की होगी। मैंने बोला यार साला तो ट्रेनिंग नहीं करूंगा। हाँ चल मैं यार 22 की भी कोई चक्कर नहीं, 22 की फ्लाइट नहीं आई। हाँ 22 को रात को टिकट आती है, 23 तारीख की फ्रॉम मुंबई। ओ भाई साहब। हाँ, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू फ्रैंकफर्ट या एम्स्टर्डम, और वहाँ से मैक्सिको से गुदलहारा। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अपना बिजनेस क्लास होगी, बढ़िया सो के चला जाऊंगा। 8 घंटे बॉम्बे से, तो कर हाँ बॉम्बे से फिर 7-8 घंटे का स्टे था फ्रैंकफर्ट में, और फ्रैंकफर्ट या एम्स्टर्डम में, और वहाँ से फिर 7-8 घंटे की और फ्लाइट थी, मतलब आराम से सोते जाएंगे। भाई पहुँच गए बॉम्बे, यहाँ से रात की फ्लाइट थी। अब शायद 23 तारीख हो चुकी है, मतलब मैं बताता हूँ कैसे। हाँ 23 ही हो चुकी है, पर वहाँ पे 22 होगी ना, 22 की मॉर्निंग होगी या 23 की सुबह होगी। तो भाई बॉम्बे पहुँच गए हम। दिल्ली से बॉम्बे गए तो पता लगा बिजनेस क्लास नहीं है मेरी, इकोनॉमी क्लास ही है। तो फंसते पुसाते। हाँ, मैंने बोला भाई जो वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दे रहा था, मैंने उसको बोला भाई यार इसको अपग्रेड कर दे, कह रहा फुल है, नहीं होगी अपग्रेड, और आप
यूरोप जाके ट्राई कर लेना, वहाँ पे हो जाए तो। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला फिर यार ऐसी सीट दे दे, बड़ी फ्लाइट होती है 4 वाली दे दे, तो कुलदीप को अपने आप सरका दूंगा, मैं वहाँ सो तो जाऊंगा। उसने जहाँ पे 2 ही लोग थे, मेरी और कुलदीप की, वो वाली सीट कर दी और बीच में खाली कर दी। कुलदीप कहीं और जाके सो गया, मैं 4 वाली पे सो गया। मैंने बोला ठीक है चलो ये भी ठीक है, कम से कम खाली फ्लाइट थी। पहुंच गए एम्स्टर्डम या फ्रैंकफर्ट जहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे जाके एयरलाइन वाले से बात की कि मैंने बोला यार मेरा बिजनेस क्लास कर दो, अपग्रेड कर दो। उन्होंने बोला डन है, 50-60 हज़ार में अपनी अपग्रेड हो गई। अपग्रेड हो गए, मैं लाउंज में चला गया। मैं लाउंज में नहाया धोया, 7-8 घंटे का स्टे था, बढ़िया खाया। मैंने बोला यूएस से मैक्सिको जाके देखेंगे, वेट वूट खाया पिया, वहाँ पे थोड़ी देर सो गया मैं, फिर अपना बिजनेस क्लास में सो गया। मैंने बोला अब तो बढ़िया हो गया, अभी भी देख लूंगा मैं, है ना। अब 24 तारीख को सुबह वेंगिंस है, 25 को फ्लाइट है, और हम जिस तरह से पहुंच रहे हैं आज 23 तारीख की रात को शाम को 7 बजे हम मैक्सिको सिटी पहुंच रहे हैं, और रात के 11 बजे यहाँ से गुadalajara की फ्लाइट है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है 7 बजे 8 बजे तक आउट हो जाएंगे, दूसरे टर्मिनल पे जाके फ्लाइट पकड़ के 11 बजे वाले चले जाएंगे। अब इमिग्रेशन पे पूरी भीड़ थी, और मेरे पास तो यूएस वीज़ा था, ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है। कुलदीप के पास उस टाइम यूएस वीज़ा नहीं था, यूके वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा था, वो ऑनरेबल होता है। उन्होंने कर दिया पंगा, लेट कर इसको एंट्री देने में पंगा कर दिया उन्होंने। अब बज गए 9:30। अब कुलदीप, मेरे पास प्रमोटर का नंबर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कि वो उसके लॉयर को बोल के वहाँ पे इमिग्रेशन में फ़ोन करा दे। फिर भी कहीं ना कहीं से कुलदीप अंदर बैठा हो, तो कुलदीप ने अंदर बैठे जाने से पहले जब उन्होंने फ़ोन से मना किया तो मुझे प्रमोटर का नंबर सब कुछ भेज दिया। मैंने प्रमोटर के लॉयर का नंबर भेज, मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरा जो मैनेजर है वो ऑलरेडी अंदर है भाई, और उसको ऐसे इमिग्रेशन वालों ने पंगा में रोका हुआ है, तो उसको करवाओ। उन्होंने फ़ोन किया, तो कुलदीप 10 बजे बाहर आया, 11 बजे की फ़्लाइट थी। लगेज लिया, वो फ्लाइट चली गई। उसने प्रमोटर को फ़ोन किया, प्रमोटर बोलता है सुबह 7 बजे की मैं दूसरी फ़्लाइट कर रहा हूँ। अब ये हो चुकी है रात के 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, मतलब जिस दिन वेंगिंस है उसी दिन हम मैक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पे 24 तारीख को मैक्सिको सिटी के एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, और सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है। तो प्रमोटर बोलता है कोई भी होटल देख लो, एयरपोर्ट पे बहुत सारे होटल हैं। हम घूमे भाई, 5-6 होटलों में घूमे, सब फुल। पता नहीं क्या हो रहा था, भगवान पता नहीं क्या परीक्षा ले रहा था, या मेरे पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई, सब होटल फुल। मैंने बोला भाई कुलदीप ये तो काम गलत हो जाएगा, 7 बजे है, अब यहाँ पे अब 1 बज चुका है, अपने को धक्के खाते, और थक गया मैं, बहुत थक गया था भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब ना खड़े खड़े आदमी तंग हो जाता है, किसी की वेट करते करते आदमी। भाई कब से निकले हुए हो? दिल्ली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, पूना से दिल्ली से बॉम्बे से फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको सिटी, और वहाँ पे खड़े हैं। तो मतलब पूरा वर्ल्ड का चक्कर काट के फिर भी खड़े हैं, कुछ नहीं रिजल्ट निकल रहा। मैंने कुलदीप को बोला भाई ऐसा करते हैं, तू यहाँ पे ना साला इन होटल वालों को गोली दे, ऐसे ही बड़ा सा होटल था एयरपोर्ट पे, और मैं यहाँ पे सोफ़ा था वहाँ सो जाता हूँ। मैं वहाँ पे लेटा था भाई, बढ़िया नींद आ गई थी, सालों ने आगे उठा दिया भाई, लात मारी। बोला यहाँ पे ऐसे नहीं सो सकते तुम लोग। तो कुलदीप बोला भाई अब क्या करें? मैंने बोला चल अब देखेंगे, सड़क पर सोएंगे भाई, एयरपोर्ट पर सोएंगे, अंदर एंट्री कर लेते हैं और लेट जाएंगे, कुर्सियों पे अंदर मिलेगी। तो हमें होटल के बाहर ना एक बंदा मिल गया जो ट्रांसपोर्ट नहीं करते एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, जो होटल की गाड़ी होती है, उसको हमने कुछ पैसे दिए और कुछ वहीं की करेंसी दी। उसने बोला मेरी कार में सो जाओ तुम। उस कार में सोया, उसकी वीडियो भी है अपने पास, मैंने वो शायद डाली भी है। फाइट से एक वेंगिंस वाली रात, हाँ। तो मैं उस गाड़ी के अंदर सो गया, उसमें बड़ी सीट सी थी, वहाँ पे सोया मैं 2-3 घंटे भाई, मतलब 2 बज गए होंगे, 2, 3, 4, 5 बजे तक सोया। और बिल्कुल एयरपोर्ट पे थे, हम पैदल जा सकते थे, वॉकिंग अराउंड 15 मिनट का होगा। हम पैदल एयरपोर्ट पे पहुंच गए, फ्लाइट ली, 7 बजे की फ्लाइट ली। गुadalajara जब हम पहुंचे तो 11 बज चुके थे, टाइम डिफरेंस था, और 1 बजे वेंगिंस था, पब्लिक वेंगिंस था, डायरेक्टली पब्लिक वेंगिंस में ही सब कुछ था। अच्छा। वो ऑफिशियल वेंगिंस का टाइम, क्योंकि वो गया ना हमारा ऑफिशियल वेंगिंस सुबह होना था। वो तो मेरे अपोनेंट ने अब खाना पीना शुरू कर चुका है सुबह से 7 बजे से, और मैं धक्के खा रहा हूँ एयरपोर्टों पे। पर आपका वेट का कोई टेंशन तो नहीं हुई? वेट की कोई टेंशन नहीं थी मुझे, मेरा वेट कुछ कट नहीं करना था, नहीं ना 63 पॉइंट समथिंग, मेरा 64 चल रहा था। अब इतने धक्के खाने के बाद भी आदमी का वेट कम नहीं होगा तो कभी होगा ही नहीं। तो मेरे अपोनेंट ने सुबह 7 बजे वेट दे दिया, वो 1 बजे सीधा वेंगिंस पब्लिक वेंगिंस में आ रहा, उसकी रिकवरी शुरू हो चुकी है, और मैं वहां पे सीधा वेंगिंस, आपकी वहां पटियाल। हाँ, अब मैं एयरपोर्ट पे से सामान रखा भाई मैंने होटल में, और हम उसी टाइम गाड़ी में बैठे, पब्लिक वेंगिंस के लिए जो भी उनकी जगह थी वहाँ पे पहुँच गए, वेंगिंस दे दिया, कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिया। बिल्कुल हालत बहुत ख़राब थी। मैंने बोला भाई कुलदीप कोई भी बुलाए,
अब नहीं जाएंगे, अब सीधा मैं खा लेता हूँ, गाड़ी में आते आते खाए। और रास्ते में वही जगह आ गई भाई जिसके बारे में 2008 की बात कर रहा था। मेरे को वो क्यूरियोसिटी थी ना, मुझे वो जगह देखनी है जहाँ पे मैंने 2008 में फोटो खींची थी। वो फोटो मिलेगी अभी भी मेरे इंस्टा पे है। मेरे को दिखा वो रही वो जगह। मैंने टैक्सी वाले को बोला रोक रोक रोक। हाँ भाई, मतलब मेरे बहुत करीब थी वो जगह। टैक्सी वाले को रुकवाया साइड में, जो भी उनकी थी, जो उनकी गाड़ी थी उसको रुकवाया। मैं और कुलदीप वहाँ पे गए, मैंने सेम जगह पे बैठ के फोटो खींची। अब बहुत कुछ बदल गया वहाँ पे, मतलब जब मैं बचपन में था। पर क्या फीलिंग आई? हाँ, तो वहाँ पे बाजार बुजुर्ग कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। बाजार बुजुर्ग लगा हुआ था, पता नहीं उस टाइम पे वो दिन की रात की क्या बात थी। सेम जगह बैठ के भाई मैंने फोटो खिंचाई और मजा आ गया। तो मतलब मैं सारी थकावट भूल गया उस टाइम पे। होटल पहुंच के मैंने कुलदीप को बोला भाई अब बोलना किसी को भी भाई, अब कोई ना आए, कोई भी ना छेड़े अपने को, मैं सो रहा हूँ और शाम को खाना खाएंगे। अभी खा चुका हूँ, खा लिया था ऑलरेडी, फुल कर लिया था पूरा यहाँ तक। रिकवरी हो जाएगी, फ्रेश फ्रूस होऊंगा, तू बर्फ उठा लाइयो, थोड़ा सा आइस बात करेंगे और शाम को रोटी खाएंगे, फिर सो जाएंगे। और फाइट कब है? अगले दिन सुबह? फाइट अगले दिन शाम को। फाइट अगले दिन शाम को। तो अभी भी अपने पास टाइम है। अब अलग और स्टोरी शुरू होगी। मैं सो गया, सोते कुलदीप ने गेट खड़काना शुरू कर दिया, चाबी उसके पास इतना खोला, कह रहा है यार इंटरव्यू के लिए डजन वाले बुला रहे हैं, वो ढूंढना वो पक्का मिलेगा। मेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है। और अंग्रेजी भी बहुत कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा कि मतलब ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट का, तो इंटरव्यू वो जरूरी था उनको, उन्होंने डाला भी हुआ है। मैंने बोला यार मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मेरे को भी सुन के हंसी आती है। मैंने बोला वी आर सेम, आई एम क्रॉसिंग 7 seas, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो करके भाई वो पूरा हुआ। वो शायद मैं जब तक आया था 2 बज चुके थे, है ना। वो जब तक खत्म हुआ 4-5 बज गए। अब ना खाने का टाइम रहा ना कुछ भी रहा। मैंने बोला यार 1 घंटा और ना कुछ खा पी के आते हैं, अब बाजार में चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, फिर टाइम से सो जाएंगे। फिर भाई हम खा पी के आ गए, हम 9 बजे तक वापस आ गए। मैं 9 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक सोया भाई। और उठ के मैंने बोला चल लेट्स गो गोदलहारा घूमते हैं भाई। बट चलो अच्छी रात मिल गई, नहीं तो अच्छी बहुत ही बुरी हालत मिल गई। हाँ, तो खाना खाने से पहले थोड़ी सी आइस भी नहीं मिली, बाहर बहुत कम मिली। थोड़ा सा मैंने बोला चल यार, मैंने फील कर लिया कि हाँ मैं बहुत ठंडे पानी में हूँ, क्योंकि हम जो फील करेंगे वही हमारी बॉडी फील करेगी। वो करके खाना खुना खा के रात को सो गए और सुबह उठ के फील हुआ हाँ अब मैं गोदलहारा का राजा हूँ भाई। मैं घूम रहा हूँ वहाँ पे, वॉकिंग करी। मेरा यही होता है, मैं जब भी मेरी फाइट होती है, मैं जहाँ पे भी मेरी फाइट हो, मैं सुबह उठ के वहाँ पे घूम के जरूर आता हूँ, वॉक करके आता हूँ 5-7 किलोमीटर, थोड़ी बहुत पुशअप, थोड़ी बहुत फील करना कि यहाँ घर है मेरा ये। तो बस वो करके आया, थोड़ी देर सोए, शाम को फाइट थे। फिर हुआ एंटर में स्टेडियम में। ओ हो, ये अब वही स्टेडियम है जहाँ पे मैं 2008 में आया था। सेम स्टेडियम, बाहर से कितना बड़ा, कितने लोग होंगे वहाँ पे? वो भाई 10,000 सीटिंग का होगा स्टेडियम, 8 से 10,000 की सीटिंग हो। बट उस टाइम जब मैं बचपन में था मुझे बहुत बड़ा लगता था वो। अब मुझे वो बड़ा नहीं लग रहा था, उसकी फीलिंग कुछ और थी भाई। मैंने बाहर से देखा वो, जब हम घूमते थे, जब मैं मैक्सिको में जब 2008 में गया ना भाई, मुझे पहली बार ही लड़कियों ने बोलना शुरू किया था, है ना। और उस टाइम नए नए जवान हो रहे थे भाई, वो 17 आई थिंक 16-17 ऐसा। वहां से लड़कियों ने मुझे उस टाइम पे किस भी मांगी थी, स्पेनिश में बोल के किस, और मैं डर के भाग गया था स्टेडियम के बाहर से। तो मुझे वो सारी जगह याद आ रही थी पुरानी। ये वही है। मैं अंदर पहुंच गया, अंदर पहुंचा तो अब मेरे साथ तो सिर्फ कुलदीप था। सेकंड्स में कॉर्नर मैन के लिए जाने के लिए और भी कोई चाहिए। तो यहाँ पे स्टेडियम में आगे बढ़िया फील होना शुरू हो गया। जैसे ही मैं वहां आया, किसी मैक्सिको वाले की फाइट थी और जो उसका कोच उसके साथ आया हुआ था, पता नहीं उसका फादर था वो, उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से मैक्सिको गए हुए थे। और उसने यहाँ पे भोले शंकर की फोटो छापी हुई थी उसके डोले पे। तो अगर मेरी वो वाली फाइट देखोगे तो मेरे साथ एक और बंदा खड़ा हुआ है जिन्होंने ये, अच्छा वो थे। हाँ, तो मैंने देखा वो आपने पहली बार वहीं मिले हो? मुझे वो पहली बार ग्रीन रूम के अंदर मिले हैं। क्योंकि भाई अब होशे से पैदा ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन था, मेरे को शेयरिंग वाला ग्रीन रूम मिला हुआ था, है ना। तो ऑलरेडी 1-2 बॉक्सर और था वहां पे। मैंने बोला कुलदीप इसको कॉर्नर में लेके जाएंगे। और उसकी फाइट मेरी एक फाइट से पहले थी, मतलब मैं मेन कार्ड था उस फाइट में। तो उसकी को मेन इवेंट में 1-2 फाइट जिसमें वो कोच हो, मतलब जिसमें वो कोच था और उसका बेटा भी उसमें खेल रहा है, उसकी सिस्टर भी आई हुई। मैंने उसे पूछा, उसने बोला मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने बोला महादेव भी पहुंच गया, अब तो सारा फाइट जीतेंगे, अलग काम करेंगे, स्टेडियम भी वही है। मुझे बिल्कुल होम वाली फीलिंग आ रही थी वहां पे। फिर कोच से बात की, उसने बताया मेरे दादाजी के दादा यहाँ पे आए थे, हम मैक्सिको ही रह रहे हैं। मतलब स्पेनिश और टूटी फुटी इंग्लिश हमने बात कर ली, बन गया। वो अपने कॉर्नर में गया, फाइट होगी शुरू। पूरे स्टेडियम में भाई सब स्पेनिश में का क्राउड था,
सब स्पेनिश में बोल रहे थे, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था वहाँ पे। शायद 2 लड़के थे हैदराबाद या कहीं के जो IT वाले थे, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो मुझे बाद में मिले, और बस कुलदीप था। और फाइट क्या मज़ेदार थी। वहाँ के स्कोर कार्ड के हिसाब से मुझे 4 राउंड मैं जीता हुआ था, 6 राउंड वो जीता हुआ था, बट अगर वो फाइट कहीं और होती तो मैं फाइट स्प्लिट डिसीजन में मैं ही जीतता। वो फाइट अगर आप लोग देखो भी तो टू क्लोज 19-20 की फाइट थी, और 19-20 में 20 मैं ही था। पर मुझे वो खेल के मतलब ना सेटिस्फेक्शन होती है, जीतो या हारो, आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है ना, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप जीत गए। तो मैं वो फाइट में बहुत मजा आया। फिर उसके बाद जब अगले दिन की मैंने कहानी सुनाई, होसे सपेदा मेरे लाइव में आया, उसने अप्रिशिएट किया। पर एक बात है, जब ऐसे फाइट के बीच में जब ये 10 राउंड चल रहे होते हैं, तो उस टाइम दिमाग रजिस्टर कर रहा होता है कि क्या हो रहा है, कि जल्दी से निकल जाता है? नहीं, सब कुछ एक मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 40 मिनट, मतलब 3 मिनट का राउंड, 10 मिनट, 40 मिनट में 12 राउंड में 45 मिनट हो जाती है भाई। तो आपको ये 40 मिनट 10 मिनट टाइप लगते हैं कि 4 घंटे टाइप लगते हैं कि 40 मिनट टाइप लगते हैं? नहीं भाई, हर राउंड में किसी में कोई चीज नहीं हुई तो अगले राउंड में करने की यही लगी रहती है। मतलब वो टाइम जोन से बाहर ही निकल जाते हैं, सिर्फ पूरा ही फोकस वो बॉक्सिंग रिंग, वो राउंड्स, कॉर्नर में कौन क्या बोल रहा है, अपोनेंट क्या कर रहा है, रेफरी क्या कर देगा, मतलब वही वर्ल्ड है उस टाइम पे। तो मतलब ये जो दुनिया जो चल रही है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। ये 40 मिनट ना 40 दिन के बराबर है ना 4 दिन के बराबर है, ये 40 मिनट ही है। वो रियल वॉर ना, जैसे मतलब लड़ाई ही चल रही है, और इसमें हर एक दाव पेच कैसे लड़ना है, मुझे क्या तीर कमान आगे लगे हैं, मुझे क्या जवाब देना है। कॉर्नर में आएंगे भी तो वही चल रहा है कि रिकवरी हो रही है, कहीं पे कुछ हो गया बताना है ना, गमशील्ड तो उसकी बात सुननी, फिर उससे पूछना मैंने ये किया था, ये दिखा क्या, ये लगा क्या। तो मतलब पूरा उसके मतलब पूरा उसके अंदर है भाई, रिंग के अंदर है। ऐसी चीजें हैं जो बाहर की या पुरानी कोई ट्रेनिंग की या कोई एडवाइस या कोई मेंटोर, कुछ भी नहीं कि एक बार किसी ने ये बोला था, नहीं, कुछ भी नहीं। वो सब कुछ फाइट से पहले, वो सब कुछ ग्रीन रूम के अंदर, वो सब कुछ। और मुझे लगता है ग्रीन रूम के अंदर भी नहीं, मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग होता है, बट फाइट से एक दिन पहले ही मैं फाइट के अंदर घुस जाता हूँ, मैं रिंग के अंदर चला जाता हूँ। लाइक जो मेरी पहली रात होगी और फिर उसके बाद जो दिन होगा पूरा फाइट वाले दिन, तो उस दिन मैं बिल्कुल सीरियस होऊंगा फाइट को लेके। मैं फाइट को मतलब ना मैं फाइट देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा होगा सब कुछ। जैसे आपने 2-3 बातें बोली, जिससे एक आपने बोला कि मैं एक दिन पहले जाके वहीं फील लेता हूँ, हाँ मतलब सेम डे फाइट सुबह जाके। फिर आपने बोला कि जब बर्फ नहीं थी तो मैंने फील कर लिया कि ठंडा हो गया मैं। यस। फिर आपने ये बोला कि भाई पूरा विजुअलाइज करना कि कैसे क्या चल रहा है। तो क्या काफी बड़े बड़े एथलीट्स हैं जो विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं? जैसे इवन मतलब आप देखो लुइस हैमिल्टन है एक, जो फार्मूला 1 के, वो जब बहुत छोटे थे तो वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं फार्मूला 1 कार की जो आवाज है उसको सुनता हूँ आंखें बंद करके। भाई एक 8-9 साल का बच्चा ये बोल रहा है कि मैं फार्मूला 1, उस टाइम वो गो कार्टिंग करते थे, ठीक है, या तेंदुलकर है, वो बोलते थे मैच से पहले मैं आंखें बंद करके पूरा देख लेता हूँ कि ये बॉल आएगी तो मैं ऐसे खेलूंगा, ये बॉल आएगी तो ऐसे करूंगा, ये सेंचुरी बनाई मैंने। आपका क्या प्रोसेस है? आपको फाइट से पहले सेम ही है मेरे को लगता है, मेरा भी है ना। मैं फाइट से पहले जब अपने रूम में होता हूँ, मैं ऊपर वाले को याद करके, महादेव को याद करके मैं वहां से निकलता हूँ, और मैं एक ही प्रे करता हूँ कि मैंने जो ट्रेनिंग में किया है मैं उसको परफॉर्म करूँ अच्छे से। और मुझे लगता है ये वॉरियर्स भी जो पुराने हम युद्ध की बात करते हैं अपने देश में या कोई भी, वो ऊपर वाले को याद करके ही युद्ध के लिए जाते थे। तो लाइक अपने को पॉजिटिविटी वहां से आनी शुरू हो जाती है। वो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जीत और हार मैटर नहीं करती, मुझे लगता है परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सारी फाइटें अगर आपने देखी हो, बंदे हार के भी लोगों को जीत लेते हैं, मतलब ऑडियंस फाइट में तो आपने सारा ऑडियंस जीत लिया था। तो ऐसे ही मैंने जो मैक्सिको वाली बात करा, जो सब स्पेनिश में का क्राउड था ना, वो सब मेरे से प्यार करने लग गया था। तो मतलब अपने को यही होता है कि हम अपना इतना 100% दें कि लोग उसके अंदर घुस जाएं। तो बस महादेव को याद करके निकलता हूँ, और फिर उसके बाद ग्रीन रूम में फिर एक बारी बैठता हूँ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके, और उसमें यही है कि मुझे परफॉर्म क्या करना है, कैसे करना है, और जो मेरा डिफेंस है मैं ये करूँगा, वही सब चीज़ें, एंड देन सीधा
बैक टू क्रेजी। जब 2008 में गए थे तो बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में थे। हाँ बिल्कुल। उस टाइम शायद आपके लाइफ का, जैसे इंडियन बॉक्सर्स, मतलब सबसे मेन तो जो बहुत लोगों को नहीं पता कि एमेचर और प्रो में क्या फ़र्क है, बट जो ओलंपिक्स और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये वो जहाँ थोड़ा बहुत इंडिया में बॉक्सिंग का नाम है इन अ वे, वो सब एमेचर बॉक्सिंग है, राइट? तो जब आप 2008 में गए होगे तो आपका यही ड्रीम होगा कि ओलंपिक खेलूं या मेडल जीतूं। बिल्कुल यही था, जैसे हर बॉक्सर जब निकलता है इंडिया में, 100%। भाई यूएस का अलग सिस्टम है कि आप यंग बॉक्सर हो, भाई माइक टाइसन 15-16 साल की उम्र में प्रो बन गया, उसका कोई ये नहीं था कि मैं ओलंपिक का गोल्ड जीतूंगा, राइट? पर इंडिया में तो हर आदमी ओलंपिक का ही और एशियन गेम्स का ही ड्रीम करता है। तो 2008 में क्या ड्रीम थे और फिर ओलंपिक्स में नहीं जा पाए, वो कितना बड़ा सेटबैक था? प्रो में कैसे मूव करे वो थोड़ा बताओ। ये ड्रीम्स ना टूटते रहते हैं और कुछ हमें मिलता है तो हम उससे आगे चलते रहते हैं, ऐसे होता है। तो 2008 में मैं जब यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लिया तो मुझे 2009 में ही सीनियर इंडिया टीम में बुला लिया। मैं यूथ था, सीनियर इंडिया टीम में बुला लिया, तो मुझे लगने लगा अब तो ओलंपिक खेलूंगा। मतलब टेक्निकली आप बॉक्सिंग के तेंदुलकर थे? नहीं, मतलब मुझे लगता है मुझे यूथ लेवल पे अगर सीनियर पे खिला लो, जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी है एक प्लेयर, 14 साल का है जी, तो आईपीएल खेल रहा है, बट बॉक्सिंग इतनी फेमस नहीं थी तो हमें भी लगता था इतनी बड़ी चीज नहीं है मेरे जैसे। बात बड़ी है वैसे। हाँ भाई, मेरे को भी ऐसे बुला लिया जब औरों को बुला रहे हैं ना, तो मैं सीनियर टीम में चला गया। तो जब वहाँ पे गया तो सब सीनियर थे ऑलरेडी। 2008 के ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र भाई, अखिल भाई, है ना, जितेंद्र, उन सब के साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2009 में। मतलब मैंने अभी 3 साल पहले बॉक्सिंग शुरू की है और जो इतने साल से बॉक्सिंग करते आ रहे हैं मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए वही एक अलग चीज थी। क्या किक होगा। हाँ, तो मैं जितेंद्र के साथ में स्पारिंग करता था। जितेंद्र अभी डीएसपी है, वो भी 2008 को ओलंपिक खेला था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। मैं दोस्तों को फोन करके बताता था जो पुणे में जो मेरे हॉस्टल गए थे, उनके साथ आज स्पारिंग की, ये की, वो की, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बॉक्सिंग की, स्पोर्ट्स की नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। पर आपके यार हरियाणा के हो, वहाँ सारा स्पोर्ट्स का ही बैकग्राउंड नहीं, मतलब बट मेरे खानदान में कल्चर ही नहीं है स्पोर्ट्स का। मेरे खानदान वाले खेती बाड़ी वाले हैं और एक अलग ही धुन में रहने वाले लोग हैं, बस अपने से मतलब है, वैसा नहीं। मतलब मैं पब्लिकली इंसान मैं ही हूँ, मुझे लगता है मेरे खानदान में पहला, पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ, दूसरे दादा और में से भी। अच्छा, हाँ। तो जब 2008 में फिर मैं वहाँ गया तो मुझे ओलंपिक की चीज़ें आई कि 2012 को ओलंपिक होगा, लंदन ओलंपिक्स, वो खेल लूँगा। बिल्कुल। तो मुझे 2011 में मैं आर्मी ज्वाइन कर ली थी मैंने 10 में, तो 2011 में मैं वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेला। तो मुझे लगा भाई अब तो ओलंपिक बहुत पास है भाई। 2011 में मैं एक प्रेसिडेंट कप, एक चैंपियनशिप थी, मैं वहाँ गया तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी मैं जिससे हारा उसी का गोल्ड आया और मैं 19-20 से उससे हारा। मेरे 19 पॉइंट, उसके 20 पॉइंट, मतलब ऐसा कुछ भी, 10-11 जो भी होगा, तो वो जीत गया। मैं प्रेसिडेंट कप गया इंडोनेशिया, वहां पे एक चाइना का लड़का मेरे से जीता बराबर स्कोर में 10-10, बट इंडिविजुअल स्कोर में फेवरेटिज्म में जजेस ने 3 जजेस ने उसको दे दिया और उसी लड़के का गोल्ड आया। बट मेरे लिए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। जब मैं इंडिया आया तो मतलब कोचेस को लगता था कि जो दूसरा है, मतलब अभी जय भगवान भाई है, वो डीएसपी हरियाणा पुलिस में, उनको चांस मिला लंदन ओलंपिक्स क्वालिफाइज के लिए और पहले क्वालिफाई में क्वालिफाई हो गया 60 किलो में। मुझे लगा यार ये चला गया यार ओलंपिक हाथ से निकल गया। तो उसके बाद ना 56 वेट खाली था और एक ओलंपिक क्वालिफाई और था। मैंने वेट घटाया भाई, मैं 63 से वेट घटा के 60 खेलता था 12 के लिए ही, 12 के लिए। वो एक क्वालिफाई पहले हो गया, 11 की ही बात है, 12 में ओलंपिक है और 11 के लास्ट में हो गया, फिर आपका नहीं हुआ वहां, तो आपको लगा कि वेट 56 करता हूँ, तो मुझे अब 4 और 3 7 किलो वेट घटाना था 56 किलो में खेलने के लिए। तो मैं 56 किलो के लिए भाई मर गया मैं बिल्कुल भाई। वो तो 7 किलो उस वेट पे, भाई कोई 100 किलो का, और 7 एज किलो भी उस टाइम पे मेरी दूसरी है, लाइक है ना, मुझे खाने पीने का सब खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो मतलब ना कोई इतने अच्छे न्यूट्रिशन है मेरे पास, कुछ भी, बिकॉज मैं अमेचर हूँ, मेरे पास कोई अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं है, कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे से फेवरेट बहुत सारे लोग हैं, मेरे से फेमस बहुत सारे लोग हैं, जो आज है उस टाइम पे नहीं था। तो भाई मैंने 56 किलो कर लिया, पर मैं मर गया। ऐसे मुझे मशीन पे भी चढ़ना पड़ता था। फिर मेरी छोटे लाल भैया, काट लिया आपने? हाँ मैंने काट लिया। मेरी छोटे लाल भैया मैरी कॉम के कोच हैं अभी, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिलने वाला, अब उनके साथ मेरी फाइट थी। मैं उनसे स्कोर में ऊपर चल गया पहले राउंड में, 2 स्कोर ऊपर था मैं,
पता नहीं क्या हुआ, वो कैसे फंस के रेफरी के फंस के वो नीचे गिर गए। मैंने नीचे गिरे गिरे के मुक्का मार दिया, मुझे रेफरी ने वार्निंग दे दी। वार्निंग करते ही बराबर हो गए स्कोर, मतलब पॉइंट कट गए उससे। हाँ पॉइंट कट गए। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था, मेरे को बाकी राउंड खेलने की हिम्मत ही नहीं हुई, बस ऐसे ही काट लिए। तो वही मैं एक स्कोर से उनसे हार गया, छोटे भैया से। मैंने बोला भाई अब तो ओलंपिक अपने हाथ में नहीं है। देन मैंने MMA की फाइट की, जो मैंने बोला था ना मुझे बचपन से किक चाहिए, कुछ ना कुछ उल्टा काम करना ही है। तो मुझे लगा ये साले सब ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा? मैं वापस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, पटियाला में इंडिया कैंप होता था। नहीं यार, वहां पे जाके क्या करूंगा, कुछ अलग करता हूँ। मुझे पता लगा कि MMA भी चीज है, अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, चलो SFL करते हैं। बिल दोसांझ हमारे, बिल दोसांझ नहीं था उस टाइम पे, राजकुंद्रा के। अच्छा ये राजकुंद्रा वाले, हाँ अच्छा 16 की, हाँ 12 में फिर बिल दोसांझ तो 16-17 में आया। हाँ फिर आया बिल, शायद बिल उस SFL चैलेंजर्स का उनका शो था, जूम चैनल पे आता था। मेरे को लगा कुछ अलग है, यहाँ पे करते हैं। तो फिर MMA कर ली भाई। MMA करने के बाद भाई 14 में मुझे फिर मेरी बात होने लगी। कमाल मुस्तफ़ा हैं भाई, वो कमाल मुस्तफ़ा भाई अपने सबसे पुराने प्रमोटर हैं अपने इंडिया के, और वो भी हमारे अमेचर बॉक्सर थे, रेलवेज में थे, कलकत्ता रेलवेज में थे। तो मेरे कोच साहब है महावीर कोच साहब, वो भी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनके दोस्त थे। उन्होंने बोला कोई प्रो करना चाहता है, अभी मुझे मिले थे महावीर कोच साहब 2 दिन पहले। उन्होंने बोला नीरज कर लेगा, क्योंकि वो मेरे गुरुजी थे। वो कोच साहब साई के कोच है महावीर कोच, बट वो पुणे रहते थे। मेरे को बोले करेगा प्रो? कर लेंगे, अपने को पता ही था क्या है प्रो कुछ भी, बट माइक टाइसन को देखता, मुझे रास्ता नहीं पता था ना, और कमाल भाई को भी नहीं पता था उस टाइम तक रास्ता कैसे है। तो बट हो गया, हम चाइना चले गए, 1-2 फाइट हारा, 1-2 जीता। उन्हीं में 14 में फिर मेरी कैंजू के साथ फाइट होगी, मुझे पता नहीं लगा मैंने वर्ल्ड चैंपियन को पेल दिया है, और मैं वापस आ गया। बट फिर अपने वही ओलंपिक वाली जो आपने बोली चुल वो था कि ओलंपिक तो यार हमारे बचपन से ही इनग्रेन्ड है खेलना है। तो एकदम से 16 में अपनी फेडरेशन, 2012 में फेडरेशन बैन हो गई थी, अमेचर फेडरेशन बैन हो गई थी, 16 तक बैन रही। तो एक ऑप्शन आया कि प्रो बॉक्सर्स भी अब अमेचर कंपटीशन खेल सकते हैं, और जिनका ये रिकॉर्ड है वो ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए आ सकते हैं। और ओलंपिक क्वालिफायर्स में वो ऑलरेडी 60 किलो में नहीं 64 किलो में कोई क्वालिफाई हो चुका था, और मैं वेट घटा नहीं सकता था, बिकॉज मेरे को 12 में इंजरी हुई थी। मुझे डॉक्टर ने मना किया था अगर इंजरी करेगा तो दोबारा तेरे को हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। मुझे 13 में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे शोल्डर में, वो 1 साल में रिकवर हुआ था, और उसके बाद ही मैंने कैंजू को मारा था। रिकवर होने के बाद 64 पे कोई और क्वालिफाई हो चुका था, तो मुझे लगा कि 69 में करते हैं। अच्छा बढ़ाने के लिए 69 में करते हैं। साई से बात होगी, साई में मखोलिया सर थे, वो बॉक्सिंग को देखते थे, उन्होंने सब फंड पास कर दिया। वेनेजुएला चले गए 69 में क्वालिफाई होने के लिए, और मैं वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। अगर सिल्वर आता तो मैं ओलंपिक भी खेल लेता। तो मुझे लगा कि मेरी जर्नी यहीं तक थी, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, इतना सब भगवान ने कर दिया। ओलंपिक क्वालिफायर्स का टैग लग गया, ओलंपिक नहीं खेला कोई बात नहीं, और वैसे भी 69 बहुत टफ रहेगा मेरे लिए। तो वहां से फिर मैंने पूरा स्विच कर दिया, प्रो में कर दिया वहां से। भाई एक बात बताओ, 20 साल से आप बॉक्सिंग कर रहे हो, है ना? आपने एमेच्योर कर लिया, एमेच्योर में ओलंपिक क्वालिफायर तक पहुंच गए, दोनों टाइम इतनी पास थे। फिर प्रो में चले गए, प्रो में हाईज एंड लोज देख लिए। बहुत ज्यादा भाई। वर्ल्ड चैंपियन को ऐसी फाइट दे दी जो शायद न्यूट्रल ग्राउंड में आप जीतते। राइट। WBC एशियन चैंपियन बन गए 3 बार, है ना? फिर आप यूट्यूब वाले में भी आ गए, हाइप गेम में भी आ गए, दुनिया ने देख लिया आपको। सबसे हाई मोमेंट और सबसे लो मोमेंट, 2 हाईएस्ट और लोएस्ट इस पूरे करियर में कौन से रहे हैं? नहीं भाई, मुझे लग रहा है हाई जब भी मैं जीता हूँ मेरे लिए वो हाई रहा है भाई। बट सबसे अगर एक मोमेंट जहाँ लगा कि यार मतलब दिल को खुशी मिल गई, दिल को खुशी भाई, नहीं भाई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी अगर मैं बताऊं तो 2008 में जब मैं पहली बार यूथ वर्ल्ड चैंपियन बना था ना, यूथ नेशनल चैंपियन बना था 2008 में, यूथ नेशनल चैंपियन बना था। वो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि मैंने उस टाइम सोच लिया था कि मैं बॉक्सिंग छोड़ देता हूँ। वो एक अलग ही इंसिडेंट है भाई। उससे पहले सोच लिया था कि छोड़ देता हूँ? मतलब 2006 में मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में शुरू कर दी मैंने ट्रेनिंग, वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। 2007 में मैं जूनियर नेशनल्स खेला, और जूनियर नेशनल्स जब खेला तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, और जूनियर नेशनल मेडल आया तो जूनियर कैंप वगैरह में इंडिया टीम में चला गया। बट कोई पूछ ही नहीं रहा था भाई, लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा। जो नेशनल चैंपियन है उनको सब लोग पूछ रहे थे, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो 2008 की नेशनल आ गई, घर वाले बोलने लगे कि अब भाई तेरा 11वीं 12वीं में था मैं, कि अब कॉलेज वगैरह पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरी बैकग्राउंड में किसी को स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है कि क्या स्ट्रगल है, क्या डाउनफॉल है, क्या है।
तो मुझे भी ये लगना लग गया कि साला यहाँ पे मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो क्या हो जाएगा, जाएगा, आर्मी में नौकरी कर लूंगा ज्यादा, हाँ, इससे बड़े तो अपनी खेती बाड़ी बहुत बढ़िया हाँ, है ना। मैं मेरे भी सोच वजह हुई खेती बाड़ी कर लेंगे साला, वहाँ पे बढ़िया पैसे हैं, मतलब बिल्कुल छोड़ने के उस पे थे। हाँ छोड़ने के। तो 8 में यूथ नेशनल्स आई और मैं ASI में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में रहता था, तो मुझे वहाँ से चांस नहीं मिला नेशनल खेलने का। 2007 में मैं नेशनल पंजाब से खेला था, तो उस टाइम किसी स्टेट से खेल सकते थे। अब 8 के मेरे वहाँ पे ट्रायल भी नहीं ले रहे हैं, और ऑलरेडी उनका नंबर 1 है जो 2007 में नेशनल चैम्पियन बना है, तो उसको ही 60 किलो में वो लोग खिलाएंगे, मुझे क्यों खिलाएंगे। और कैंप्स में भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ स्पारिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे टूर नहीं मिल रहे। मैंने बताया ना मेरे सबसे पहला जहाज में बैठ के 2008 में मैक्सिको गया था। तो मुझे लगा कि यार जो घर वाले बोल रहे हैं ना वो शायद ठीक है, और मुझे ये नेशनल है, अगर ये नेशनल में देखो कितना बड़ा टारगेट ले लिया मैंने अपने लिए, ये नेशनल में अगर मैं नेशनल चैंपियन बनता हूँ तो मैं बॉक्सिंग कंटिन्यू करूंगा, सीधा तो नहीं करूंगा। कि टॉप हाँ से भी फाइनल पहुंच जाऊं, ये क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने 60 किलो में, पता नहीं 57 किलो में मैंने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया था जूनियर नेशनल्स में। और ये फर्स्ट टाइम मतलब ना रूल चेंज हो गए थे, मतलब इस कैटेगरी में जूनियर कैटेगरी होगी, यूथ कैटेगरी होगी 2 साल के लिए, फिर ये सीनियर कैटेगरी होगी। तो वो यूथ नेशनल फर्स्ट यूथ नेशनल थी इंडिया की। तो मेरे को चांस भी नहीं मिला सर्विसेज से, मैं फिर दोबारा पंजाब में गया, पंजाब से स्टेट खेला, स्टेट चैंपियन बन गया। तो अब मैं जब जैसे ही नेशनल में पहुंचा ना, मुझे आज भी याद है भाई नागपुर में वो नेशनल हुई थी। मतलब जो बहुत करीबी चीज़ है ना उनको मैं भूलता नहीं हूँ, बीच की सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, बट नागपुर में वो नेशनल थी। और हम एक दूर रहते थे, वहाँ से ऑटो वगैरह में बैठ के वहाँ पे नेशनल के लिए जाते थे। तो जैसे ही मैं उस नेशनल्स में गया, पंजाब से मैं खेल रहा था, और मैं उस नेशनल में सोच लिया कि अगर यहाँ पे नेशनल चैंपियन बनूंगा तो मैं बॉक्सिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और मेरा ड्रॉ वगैरह आ गए, तो ड्रॉ में मेरी सबसे पहली फाइट किसके साथ आ गई, सर्विसेज के साथ, जो ऑलरेडी नेशनल चैंपियन है आर्मी में अभी भी, कार्तिक, M कार्तिक या V कार्तिक उसका कुछ नाम था। वो 7 का नेशनल चैंपियन था, साथ में सब इंटरनेशनल कंपटीशन भी वही खेला था, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी था वो, ऑलरेडी बहुत तगड़ा था। और मैं 57 से पहली बारी 60 kg में खेल रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट खेल रहा हूँ। और जब मैंने मेरा ड्रॉ देखा तो अगर इससे जीतता हूँ तो आगे हरियाणा के साथ फाइट है, उससे जीतता हूँ तो उससे टफ है, उससे जीतता हूँ तो उससे टफ है। और ये सोचा हुआ है कि चैंपियन बना तो बॉक्सिंग छोड़ दूंगा 100%, ये चीज़ सोच ली थी भाई पहली फाइट आ गई और नेशनल चैंपियन के साथ आ गई भाई। कमाल मानोगे, मैंने उसको 20-2 से हराया। 20-2, वो मतलब मुझे भी नहीं पता, मतलब मास्टर क्लास बिल्कुल 1 साइडेड। लोग पागल हो गए, साला बंदा आ कौन गया है ये पंजाब से, क्योंकि मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली नहीं थी भाई। मैं अगर इंडिया टीम में भी था ना तो मुझे ऐसे लपक समझते थे सब, भाई ऐसे ही है भाई। सबको हिला दिया मैंने, सबको हिला दिया। अगली फाइट किसी और के साथ, हरियाणा के साथ आई 10-0, चलो भाई घर। चंडीगढ़ के साथ आई 20-0, चलो भाई घर। भाई मैंने वो नेशनल 1 साइडेड जीती है, और मुझे तभी अवार्ड मिला था, मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिला था। और लोग हैरान हो गए होंगे कहाँ से आया ये, कहाँ से आया। और मेरा सब कुछ ही बदल गया भाई, सब कुछ ही बदल गया। उस टाइम पे यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गई, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल गई, तो मुझे लगता है वो मेरा हाई टाइम था। उसके बाद बहुत लो आए हैं, बहुत ज्यादा लो आए हैं, और लोएस्ट ऑफ लो था। लोएस्ट ऑफ लो तो भाई बहुत बार आया है, ऐसा नहीं है कि एक बार आया है। हाईएस्ट मुझे वही एक सबसे ज्यादा याद है, मतलब वहां से मेरी, और उसके वजह से फिर पूरे करियर बना, उसके वजह से करियर बना। फिर कई बार जैसे मैं बता रहा हूँ 2009 में मैं इंडिया टीम में था, बट 10 में मैं इंडिया टीम में नहीं था। और 10 में मेरा लोवेस्ट, ये भी बोल सकते हो कि 10 में मैंने एक बारी डिसीजन लिया कि मैं आर्मी ज्वाइन करवा रहे थे मुझे, पूना में एक सेंटर है BG किरकी, मैं वहाँ पे गया, मैं 2 दिन वहाँ पे रुका, मैं वहाँ से भाग गया कि आर्मी मेरे लायक नहीं है। और मैं इंडिया टीम में नहीं था। ये 10 की स्टार्टिंग की बातें हैं। फिर मैं कलकत्ता रेलवेज़ में मुझे बुला लिया, वहाँ रेलवेज़ में लग जा। जब मैं वहाँ पे हावड़ा गया तो मैं वहाँ बीमार हो गया 15 दिन। मुझे लगा नहीं यार ये मेरे लिए जगह नहीं है, आर्मी बेस्ट थी। अब वहाँ से तो भाग के आ गया हूँ, अब क्या होगा, मुझे दोबारा बुलाएंगे नहीं वो। मैं घर गया, मैं बहुत दुखी था। घर वाले बोल रहे थे तूने सब खराब कर दिया, ये कर दिया, बट मैं बताता भी नहीं था। अभी मैं बहुत चीज़ें नहीं बताता घर पे। मैंने मोंती कोच साहब हैं, वो उस टाइम पे सीनियर कोच थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला साहब मैं दोबारा आना चाह रहा हूँ। अरे आजा साला, क्यों, क्या कर रहा है तू घर पे, आजा। वो बहुत चिल थे, आजा भर्ती हो जा यहाँ पे आके, तेरे को हैदराबाद RT सेंटर हैदराबाद में भर्ती कर देंगे, चल आजा तू। मैंने बोला साहब ठीक आ रहा। मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं पुणे पहुँच गया, मैं दोबारा से उस जोन में आ गया।
कि यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करूँ। फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की। एक सुपर कप करके कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया AK मिश्रा कंपटीशन था चंडीगढ़ में। मैंने हराना शुरू कर दिया सबको, मैं चैंपियन बनना शुरू कर गया। मतलब सीनियर के कंपटीशन थे मेरे, वो नेशनल नहीं थी बट नेशनल टाइप थे, वहाँ पे सब लोग खेलते थे। तो चैंपियन बनना शुरू किया। मैंने हैदराबाद ज्वाइन कर लिया, RT सेंटर हैदराबाद ज्वाइन कर लिया। और दोबारा से फिर 10 में नेशनल हुई। 10 में नेशनल कहाँ हुई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है भाई। 10 में हुई या 10 में मैं कैंप में नहीं था बट आर्मी की मैंने ज्वाइन कर ली, मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी। फिर मैंने 11 में या 10 के लास्ट में नेशनल गेम्स हुई थी झारखंड में, शायद 11 में हुई थी। मैं नेशनल गेम्स खेला, नेशनल गेम्स में मैं जीत गया, सिल्वर आया मेरा वहाँ पे। मैं जब भी हारा हूँ ना भाई अमेचर में, मुझे वार्निंग मिल के हारा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, मतलब अगर पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो पटक दिया अपोनेंट को, नीचे गिरा हुआ तब मुक्का मार दिया। और अमेचर में क्या ना बहुत ज़्यादा जल्दी वार्निंग्स मिल जाती हैं, तो वहाँ भी शायद सिल्वर आया वार्निंग की वजह से। बट मैं दोबारा इंडिया टीम में आ गया, वर्ल्ड मिलिट्रीज गेम खेलने लग गया। फिर एकदम से 12 आ गया, 12 में फिर टेंशन में आ गए। हाँ, ओलंपिक क्वालिफाई नहीं मिला, फिर मैं MMA खेल लिया। फिर 13 में मुझे इंजरी हो गई आर्मी जब मैंने छोड़ी। दोबारा मैंने रेलवे ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था आर्मी ट्रायल्स वगैरह कुछ में। दोबारा फिर थोड़ा कम था, ऑल इंडिया रेलवे की कंपटीशन खेला, वहाँ पे फाइनल फाइट में मैं रिंग से धक्का दे दिया मुझे अपोनेंट ने, और मैं नीचे जाके गिर गया। जो जज का रिंग थोड़ी ठीक नहीं थी, जो जज का टेबल होता है उस पर गिरा, तो और ज़्यादा मतलब मेरा ख़त्म हो गया हाथ। तो बट भाई जो अभी डाउन अप इस तरह इंटरनेट जनरेशन है, हाँ, वो देखती है कि भाई एक नीरज गोयल भाई है, हाँ, ठीक है, हाइप क्रिएट करते हैं, हाँ, अग्रेसिव स्टाइल है, हाँ, फ्लैशी हैं, हाँ, बकचोदी मारते हैं, यस, पर रिंग पे भी परफॉर्मेंस देते हैं, हाँ, और इंडिया का फ्लैग मतलब सीने पे दिल में रख के चलते हैं। हाँ। पर ये सारी स्ट्रगल किसी को नहीं, कोई नहीं ये देखता, किसी को नहीं पता कोई नहीं देखता भाई। ये तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा भाई, ऑलरेडी 1.25 घंटे का हो गया है। मतलब इतनी सारी वैसे चीजें बोल रहा हूँ कि मतलब यार क्या क्या किया, क्या लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स देखे टू गेट टू दिस पॉइंट। बहुत चीजें भाई, बहुत चीजें। चलो भाई लास्ट चीज पूछता हूँ, अब आपके अंदर कितने साल आपको लगता है बॉक्सिंग और है? भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब मुझे, मेरा जो मेन टारगेट है, मेरे जैसे बताया कि अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, जो अपने नए छोटे भाई आ रहे हैं, निशांत, फैजान या और भी लाइन में बहुत लोग हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलने लग गई है स्टार्टिंग में ही, है ना, मुझे नहीं थी। तो मैंने उनके लिए ऑलरेडी ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है कि नीरज कुछ करेगा तो उसके पीछे किसी ने भी थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, उसको लोग फॉलो जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो मेरा यही है कि अभी एज बढ़िया होगी अपनी, बट जितना हो सकता है मैं खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, अच्छा खाता हूँ, मैं फिट रहता हूँ कि मैं जितना लंबा इस चीज को खींच सकता हूँ खींचूं। और बॉक्सिंग इतना मेन स्ट्रीम में आ जाए तब तक, जिस दिन मैं रिटायर हूँ तो लोग मुझे बोले ना यार एक और फाइट कर ले, और स्टेडियम फुल हो नीरज को देखने के लिए। भाई अब जेक पॉल वाली फाइट करानी है। हाँ कराओ भाई, ये वाला गेम है यार, ये गेम असली है, मजा आ जाएगा। मैं तो रेडी बैठा हूँ भाई। अगर इंडिया में फाइट हो तो कहाँ करना चाहोगे आप, किस शहर में? भाई जहाँ पे बड़ा स्टेडियम हो, हाँ, जहाँ पे अपना स्टेडियम पैक हो, कम से कम 70,000 की सीटिंग तो हो कम से कम, ऐसे स्टेडियम में। मतलब आपके तो यार मुझे लगता है इंडोर स्टेडियम में नहीं करानी चाहिए, किसी आउटडोर स्टेडियम को बड़ा खड़ा करके, मतलब किसी क्रिकेट स्टेडियम को कन्वर्ट, क्रिकेट स्टेडियम में होगी भाई, क्रिकेट स्टेडियम में होगी फाइट, वो फाइट क्रिकेट स्टेडियम में होगी भाई, क्रेजी हो जाएगा भाई। और ऑडियंस अपनी सब जगह है भाई, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। नहीं लोग तो पहुंच जाएंगे सारे यार आपको फॉलो करने 100%। और क्या फील करते हो, मतलब मुझे तो टेक्निकली लगता है कि मतलब जीतना चाहिए आपको भाई। वो फाइट वेट ही इज हेवियर देन यू, लंबा भी है आपसे, हैवी है मेरे से, हैवी वेट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट मेरे जो रिएक्शंस है, जो मेरी स्पीड है, मतलब स्पीड स्ट्रेंथ को बीट कर सकती है, स्पीड को स्ट्रेंथ बीट कर सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। और ग्लोबली हमारे इंडिया की बॉक्सिंग बहुत ऊपर जाएगी। अभी बहुत ऊपर आ गई है, बट और ऊपर आ जाएगी। थैंक यू मेरे भाई, मजा आया। आई रियली होप कि नेक्स्ट फाइट इकट्ठे देखें, हम सब पहुंचेंगे। ऑल गुड, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। So guys, if you like this podcast, please consider subscribing to my page. Of course, like करो यार, कुछ comments लिखो, बताओ कि किस और गेस्ट को बुलाएं। We are covering all of sports industry, business of sport, administrators, players. बताओ कि किसको बुलाएं। अब ये मत बोलना विराट कोहली को बुलाओ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ पॉडकास्ट, बट करो बड़ा फिर।